ग्रिम रीपर को उस बीइंग के रूप में जाना जाता है जो डेड सोल्स को गाइड करता है। गॉड ऑफ डेथ ने ऐलान किया था कि कोई भी रीपर जो 10,000 सोल्स को गाइड कर लेगा उसे एक विश मिलेगी। कुछ समय बाद एक रीपर उसके सामने खड़ा हुआ। उसका नाम था काई। डेथ गॉड ने पूछा, क्या तुमने 10,000 सोल्स इकट्ठा कर ली? काई ने जवाब दिया, हाँ। तब डेथ गॉड ने कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हारी विश पूरी करूंगा। काई की विश ने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा, मैं ग्रिम रीपर की जॉब छोड़ना चाहता हूँ। डेथ गॉड ने समझाया, अगर तुम रीपर रहना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वेरी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा और तुम्हारा फेट होगा कंप्लीट एनाइलेशन। लेकिन काई ने, जो एक्सट्रीम एग्जॉस्शन में था, जवाब दिया, ये मेरे लिए ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई। उसी पल उसका अस्तित्व वैनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट काई ने अपनी आंखें खोलीं। वह एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने एक मैन और वुमन खड़े थे। दोनों खुशी से बोले, यंग मास्टर सीन, आप जाग गए। वुमन तुरंत काउंट को बताने दौड़ी, जबकि मैन ने उसकी हालत चेक की और पूछा कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं। काई ने सीएन के शरीर को देखा, व्हाइट हेयर, पर्पल आइज, और वह हैरान था। मैंने तो एनाहिलेशन मांगा था, फिर मैं सीएन बनकर क्यों जिंदा हूँ? सच जानने के लिए कहानी 17 साल पीछे जाती है। डार्क फॉरेस्ट की रात, दो आर्म्ड मैन ने एक रनअवे स्लेव और उसके चाइल्ड को पकड़ लिया। उन्होंने औरत से कहा, तुमने क्या सोचा था, तुम एस्केप कर जाओगी? उस माँ मिरू ने रोते हुए कहा, मैंने गलती की, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को मत छुओ, मुझे मार दो पर उसे छोड़ दो। उनमें से एक ने कोल्ड टोन में कहा, चिंता मत कर, बच्चे को नहीं मारेंगे। फिर उसने सिनिकल हंसी के साथ कहा, क्योंकि वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। उसने हार्श वॉइस में जोड़ा, हम बच्चे को ले जाएंगे और उसे भी स्लेव बनाकर मौत तक खपाएंगे, जैसे तुम्हारी जिंदगी रही है। मिरू कोलैप्स हो गई, सोचते हुए कि उसके बेबी का ब्रूटल फेट कैसा होगा। उसका सपना था उसे इंसान की तरह डिग्निफाइड लाइफ देना। निराशा में उसने प्रार्थना की, क्यों हमारी जिंदगी इतनी मिजरेबल है? कोई भी पावर, गॉड, एंजल या डेविल आकर मेरे बच्चे को बचा ले। तभी एक मिस्टीरियस मैन मजेस्टिक अपीयरेंस के साथ प्रकट हुआ और धीरे से बोला, मीरू। सैनिक चौंक गए। उन्होंने पूछा, तू कौन है? किसने भेजा है? उस आदमी ने उन्हें इग्नोर किया और सॉफ्टली मीरू से कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले तुमसे बात करूंगा, फिर इन्हें जवाब दूंगा। सोल्जर्स के दिलों में डर उतर गया, जैसे डेथ उनके सामने खड़ी हो। वो आदमी कॉन्फिडेंटली उनके पास से गुजरा और मीरू के सामने आकर खड़ा हो गया, जो जमीन पर अपने बच्चे को पकड़े बैठी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारी सोल। मीरू ने अपने चाइल्ड को कसकर पकड़ा और धीरे से अपनी फाइनल विश उस आदमी को बताई। उसने सुना और फिर डिवाइन ऑरा में बोला, मैंने तुम्हारी इच्छा समझ ली है, अब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। उसी पल मीरू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और फिर लाइफलेस होकर जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। सैनिक चिल्लाए, ये बच्चा हमारी प्रॉपर्टी है, इसे छोड़ दो और तुरंत निकल जाओ। लेकिन वो आदमी शांत स्वर में बोला, मुझे खेद है, अब मैं इसे नहीं सौंप सकता। सैनिक फ्यूरियस हो गए और बोले, तू इंटरफियर करेगा तो तुझे मारना ही पड़ेगा। वे उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, अचानक उनके शरीर जम गए। डर के साथ उन्हें एहसास हुआ वे मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर उस आदमी ने शांत स्वर में ग्रिम रीपर्स का दूसरा रूल बताया, जो भी उनके काम में इंटरफियर करेगा उसे किल करने का अधिकार रीपर को है। सैनिक घबरा गए क्योंकि उनके शरीर उनकी इच्छा के खिलाफ हिलने लगे। वे चीखते हुए उससे रुकने की भीख मांगने लगे। एक अनसीन फोर्स ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपनी तलवारें एक दूसरे की ओर मोड़ें और कुछ ही पलों में वे एक दूसरे को फेटल ब्लोज देकर गिर पड़े, जबकि उनकी चीखें गूंज रही थीं। रुको! सैनिकों के गिरने के बाद वह आदमी बच्चे को पकड़े मीरू के लाइफलेस बॉडी को देख रहा था। तभी उसके शरीर से फेंट लाइट निकली। वह उसकी सोल थी, जो आकाश की ओर उठ गई। आदमी ने कहा, यह नॉन टॉनस और 99वीं सोल है जो मैंने कलेक्ट की। उसने बच्चे की ओर देखा, जो अपनी छोटी हथेली उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था, और बुदबुदाया, मैंने सचमुच एक ट्रबलसम विश ले ली है। फिर वह वहां से चला गया, जानते हुए कि उसके पास समय कम है। 16 साल बाद एक लाल बालों वाली लड़की ने किसी को पुकारा, ओए, क्या तुम घर पर हो? अंदर से आवाज आई, हाँ। लड़की का नाम था जाजित। वह एक टोकरी लेकर अंदर आई और शिकायत की कि काई ने उसे गर्मजोशी से ग्रीट नहीं किया। काई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या मैं कोई बूढ़ा हूँ जिसे सुनाई नहीं देता? मैं सॉफ्टली भी सुन लेता हूँ, और हर बार वार्म ग्रीटिंग करना इलॉजिकल है, क्योंकि तुम दिन में कई बार आती हो। जोसित ने विरोध किया, कोई और होता तो मेरी विजिट से खुश होता और वार्मली स्वागत करता। काई ने कोल्डली जवाब दिया, तो उनके पास चली जाओ। जोसित शर्मिंदा होकर बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, बस चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा और अफेक्शन दिखाओ। इस बीच काई वुडन स्टैच्यू कार्व करने में व्यस्त था। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जोजित सोफे पर गिर गई, लेकिन काई ने तुरंत डांटा, हाथ पांव धोए बिना मत लेटो। उसने शिकायत की, तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। फिर काई ने पूछा, तुम क्यों आई हो? जोजित ने कहा, माँ ठीक नहीं है, उनका बायां हाथ कल रात से दर्द कर रहा है और आज भी परेशान कर रहा है। काई ने कार्विंग रोक दी
और वादा किया कि वह बाद में उनके घर आकर देख लेगा। जोसेफ ने आभार व्यक्त किया और कहा कि वह अब माउंटेन पर हर्ब्स इकट्ठा करने जा रही। उसके जाने के बाद काई उसके घर पहुंचा। उसकी माँ, जिसे काई अपने मन में म्यू कहता था, ने उसका स्वागत किया और ताज़ा बनी ब्रेड ऑफर की। काई ने उसकी ओर देखा और उंगलियां स्नैप की। औरत तुरंत फ्रीज हो गई, बेहोश होकर जमीन पर लाइफलेस डॉल की तरह गिर पड़ी। काई उसके शरीर के पास पहुंचा, एग्जामिन करने लगा और मन ही मन सोचा, सस्ते वुड से उसे बनाना गलती थी। लकड़ी सड़ने लगी। उसने अपने हाथ से निकली मिस्टीरियस पावर से डिके का कारण जांचना शुरू किया। तभी अचानक जोसेफ वापस आ गई और शौक में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? काई ने सोचा, गलती हो गई। रिपेयर प्रोसेस में इतना डूब गया कि उसके आने की आहट नहीं सुनी। जोसेफ ने माना कि काई माँ का इलाज करने आया है, जैसा उसने वादा किया था। काई ने कंफर्म किया, हाँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। वह हैरान हुई कि वह इतनी जल्दी आ गया और देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने फर्श पर पड़ी बड़ी डॉल की ओर इशारा किया। ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है। जजीद के दिमाग में सच की डोरियां जुड़ने लगीं। उसने माँ के लेफ्ट आर्म के दर्द की बात याद की और हिचकिचाते हुए काई से पूछा, क्या ये डॉल ही मेरी माँ है? काई की खामोशी ने उसके डर को और गहरा दिया। उसने फिर से पूछा और विनती की, मत कहो कि ये लकड़ी का टुकड़ा ही मेरी माँ की तकलीफ का कारण है। उसकी चुप्पी ने उसके शक को पक्का कर दिया। वह दहशत में चीख उठी, तो मेरी माँ सिर्फ एक डॉल है? उसकी आंखों के सामने भयानक सच खुल गया। जो वो इलाज समझती थी, वो तो बस एक डॉल के पार्ट्स रिप्लेस करना था। उसका शौक और गहरा हो गया। क्या पूरे गांव के लोग भी ऐसे ही हील हुए हैं? वह पीछे हट गई और गिड़गिड़ाई, कृपया सब झूठ बोलो। कई ने तय किया कि अब वह सच छिपा नहीं सकता और उसे जाजिद के साथ ईमानदार होना ही पड़ेगा, खासकर क्योंकि वह अब इतनी मैच्योर हो गई थी कि समझ सके कि जो उसने किया वह लॉजिकल था। उसने फिर से अपनी उंगलियां स्नैप की और उसे एक हॉरिफिक सीन दिखाया जिसमें पूरे गांव की सच्चाई सामने आ गई। जाजिद शौक में पूछी, क्या वे सब डॉल्स हैं? काई ने कंफर्म किया, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने देखा। तुम्हारी माँ और इस विलेज के सारे इनहैबिटेंट्स सिर्फ मेरी क्रिएशन के डॉल्स हैं। यह शॉकिंग कन्फेशन सुनकर जोसेफ ने उसके ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछा। काई ने शुरू किया, 16 साल पहले उसकी माँ ने उसके साथ एक डील किया था, अपनी सोल को बेट करते हुए ठीक मौत से पहले। उसकी माँ की विश थी कि उसकी बेटी जित को एक लाइफ मिले जिसमें लोग उसे हार्म न करें और वह अपनी ह्यूमिलिएटिंग जिंदगी न जिए, बल्कि सभी द्वारा प्यार की जाए। काई ने जोड़ा कि वह जानता था कि इवन सेंट्स भी सिर्फ लव से भरी जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए उसने उसके लिए एक पूरा विलेज बनाया, एक ऐसा विलेज जो सुनिश्चित करे कि वह कभी हर्ट न हो। जोसेफ टूट गई और डिस्पेयर में बोली, तो मेरा पूरा लाइफ एक लाई था? उसने सोचा कि अब उसे किस पर विश्वास करना चाहिए और किसे प्यार करना चाहिए, जब उसकी माँ, पूरा विलेज और यहाँ तक कि काई भी सिर्फ एक फेक पपेट शो थे। अपने डिस्पेयर में उसने अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पर डाउट करना शुरू किया। क्या वह खुद भी रियल है? उसने सीधे काई से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी क्रिएशन की डॉल हूँ? काई ने रियश्योर किया कि वह डॉल नहीं है और याद दिलाया कि उसने पूरा विलेज उसके लिए बनाया। लेकिन जोसेफ अब कुछ भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। रियलिटी प्रूव करने की डेस्परेट कोशिश में उसने एक डैगर उठाई और प्रूफ मांगा कि वह डॉल नहीं है। उसने अपनी गर्दन थोड़ी कट की और ब्लड फ्लो होते देख राहत से कंफर्म किया कि वह हमेशा से रियल ह्यूमन रही है। वह काई की बाहों में गिर पड़ी और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? काई ने सवाल में जवाब दिया, क्या तुम्हारी जिंदगी अब तक मिजरेबल थी? जोसेफ ने माना कि वह हैप्पी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह हैप्पीनेस भी लाई थी। उसने सोचा कि सभी जिसे वह प्यार करती थी फेक थे। उसने उसे उदास आंखों से देखा और डील करने की पेशकश की। उसने दोहराया कि वह भी डील करना चाहती है। काई ने वार्न किया कि डील का प्राइस उसकी सोल होगी, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। तब काई ने कहा कि अपनी विश बताओ। उसने कहा कि वह काई को अपने लाइफ में केवल रियल पर्सन मानती है और अगर वह भी उसे भूल गया तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं रहेगा जो उसे याद रखे। वह उससे हमेशा याद रखने की रिक्वेस्ट कर टीयर्स के साथ बोली, क्या मेरी रिक्वेस्ट ज्यादा है? उसकी वर्ड्स ने काई को टच किया और उसने डील एक्सेप्ट किया, स्टेटिंग की कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। जोसेफ ने रिलीफ के साथ उसे धन्यवाद दिया और फिर गिर पड़ी। उसकी लाइफ समाप्त हो गई। उसकी सोल काई द्वारा कलेक्ट की गई 10,000वीं सोल बन गई। जोसेफ की डेथ के बाद काई ने उस विलेज को जला दिया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि वह मानता था कि उसके बिना वह यूजलेस हो गया है, और विलेज जल्दी ही फ्लेम्स में एंगल्फ हो गया। उसी समय काई ने गॉड ऑफ डेथ शनियोस को देखा, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि काई यूजुअल से ज्यादा सैड लग रहा है। शनियोस ने सोचा कि शायद काई के उस बच्चे के लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं, लेकिन काई ने डिनाई किया। काई ने शनियोस से कहा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा करे। शनियोस ने प्रिटेंड किया कि वह भूल गया है, फिर हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। काई के एंग्री फेस को देखकर उसने याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि 10,000वीं सोल गाइड करने पर उसे एक विश दी जाएगी। शनियोस ने समझाया कि उसने यह जनरल रूल अन्य रीपर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाया था। फिर काई की विश पूरी करने के लिए अग्री किया और कहा, स्टेट योर विश। काई की विश थी
कि वह अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। उसने फिर से वही रिक्वेस्ट दोहराई। शनियोस सरप्राइज था और याद दिलाया कि रीपर की जॉब छोड़ने का मतलब एनाहिलेशन है। लेकिन काई ने रिप्लाई किया, मैंने पहले ही डेथ को 10,000 बार फेस किया है। शनियोस ने पूछा, क्या तुम टायर्ड हो? काई ने कंफर्म किया। यहाँ ये रिवील हुआ कि काई एक यूनिक रीपर था। जब किसी ह्यूमन सोल को रीपर बनने के लिए चुना जाता है, वह अपनी सारी मेमोरीज खो देता है और ग्रिम रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन काई ने अपनी सारी मेमोरीज रिटेन की। यही डिफरेंस था जिसने उसे डील का तरीका अपनाने पर मजबूर किया। वह सोल्स को फोर्स नहीं करता या उन्हें पेरिश होने नहीं देता, बल्कि उनकी लास्ट विश पूरी करता है ताकि उन्हें पीसफुल तरीके से लीड किया जा सके और जिनकी मृत्यु अनजस्ट थी वे भी अपना फेट एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन ये ह्यूमन फीलिंग्स लगातार उसे ड्रेन कर रही थीं और चोट पहुंचा रही थीं, जिससे वह दूसरों से जल्दी एग्जॉस्टेड महसूस करता था। प्रेजेंट में लौटते हुए शानोस ने काई से आखिरी बार पूछा कि क्या वह रिकंसिडर करना चाहता है, लेकिन काई ने अपनी विश पर इंसिस्ट किया। शनियोस ने उसे विश ग्रांट करने के लिए अग्री किया और काई ने धन्यवाद दिया। शनियोस ने चेतावनी दी कि बाद में रिग्रेट मत करना और क्रिप्टिक वर्ड्स के साथ अलविदा कहा, सी यू अगेन। काई इन शब्दों को सुनकर पजल्ड था, क्योंकि वह मान रहा था कि पेरिशिंग के बाद वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। लेकिन अनाइलेशन के बजाय उसने अपने शरीर में भारीपन महसूस किया और आसपास वॉइसेस सुनना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स किसी पेशेंट की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि उसकी सिर्फ ब्रीदिंग भी मिरेकल है। फिर अचानक किसी ने नोटिस किया कि पेशेंट सियन हिला है। कमरे में वॉइसेस उठीं और किसी ने अनाउंस किया कि यंग मास्टर ने अपनी आंखें खोल दी हैं। काई ने खुद को एक यंग नोबलमैन के शरीर में जागते हुए पाया, कंफ्यूज्ड और अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए, क्योंकि उसके चारों ओर लोग उसके बेड के पास खड़े थे। जब डॉक्टर अश्योर्ड कर रहे थे कि सीएन की लाइफ उसके इंजरीज के बावजूद सेफ है, एक व्हाइट हेयर्ड एंग्री मैन उस पर हमला कर गया। उसे कपड़ों से पकड़ते हुए उसे पैथेटिक सन कहा और पूछा कि उसने उनके फीलिंग्स के बारे में सोचे बिना ऐसा कैसे किया। एक और यंग मैन उसे रोकने की कोशिश की। अपने पिता से कहा कि सीएन अभी भी सिक है। पिता ने सोचा कि क्या उनका बेटा कभी उनके बारे में सोचता भी है। काई अब सीएन के बॉडी में उस आदमी के आउटबर्स्ट को इंटरप्ट कर पूछा कि वह कौन है। सब उसके सवालों से शॉक्ड थे। कई ने फिर से उस आदमी की आइडेंटिटी और अचानक मारने के कारण के बारे में पूछताछ की। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि सीएन ने अपने सिर पर सिवियर ब्लो के कारण मेमोरी खो दी थी। जब सीएन के पिता काउंट शुरितन क्यूर के बारे में पूछे, डॉक्टर ने कहा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस वेट करना होगा जब मेमोरी नेचुरली रिटर्न हो। उसके बड़े भाई लूसियन शुरितन ने पूछा कि कोई और प्रॉब्लम है क्या, और डॉक्टर ने रीअश्योर किया कि सीएन की फिजिकल कंडीशन सरप्राइजिंगली अच्छी है और कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। कई ने उस समय रियलाइज किया कि वह सीन नाम के इस व्यक्ति के शरीर में आ गया है और कंक्लूडेड किया कि इसके पीछे जिम्मेदार गॉड ऑफ डेथ शानोस है। जब उसका भाई लूसियन उसके पास आया और पूछा कि वह कैसे है, काई ने कोल्डली रिप्लाई किया और कहा कि रूम छोड़ दो और यूजलेस क्वेश्चंस पूछना बंद करो। उसने अपने पिता और डॉक्टर से भी रूम छोड़ने को कहा, रीजनिंग दी कि उनकी लाउड वॉइसेस उसे हेडेक दे रही हैं और डिमांड किया कि वे सब बाहर चले जाएं। इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर सबने उसे रेस्ट करने दिया और रूम छोड़ दिया। जैसे ही वह अकेला हुआ, काई ने शैनियोस को बुलाया, जो इंस्टेंटली उसके सामने आ गया। शानोस चीयरफुली पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? काई ने एंग्रीली कन्फ्रंट किया, पूछते हुए कि यह सब क्यों हुआ, और शानोस ने कूली रिप्लाई किया, मैंने तुम्हारी विश ग्रांट कर दी। शनेयोस ने एक्सप्लेन किया कि काई की विश थी कि वह ग्रिम रीपर के रूप में अपनी लाइफ खत्म कर दे, और उसने वही किया। इस ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन से काई इतना गुस्सा हुआ कि उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? काई ने बॉडी के ओरिजिनल ओनर के फेट के बारे में पूछा और शनियोस ने बताया कि वह मर चुका था। शनियोस ने बताया कि वह लड़का डेस्टिन्ड था एक्सीडेंट में मरने के लिए, और जैसे ही उसकी सोल बॉडी छोड़ती, उसने काई की सोल इंसर्ट कर दी। टाइमिंग परफेक्ट थी। काई समझ नहीं पा रहा था कि उसे ह्यूमन बॉडी में क्यों जबरदस्ती जीना पड़ रहा है। तब शानोस ने वाइड ग्रिन के साथ अपना ट्रू मोटिव रिवील किया। अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिंपली वैनिश हो जाए तो मजा नहीं आएगा। काई ने पूछा, क्या तुम ये सब सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो? शनियोस ने अफर्मेटिव में जवाब दिया। शनियोस जाने से पहले काई को नई फन लाइफ के लिए गुड लक विश्ड, और काई उसे रोकते हुए चिल्लाया। शनियोस जाने के बाद काई अपने गुस्से में डिसाइड किया कि वह अभी उसके सामने नहीं आएगा जब तक वह काम न हो जाए। कुछ डेज के बाद भी काई गुस्से में था, क्योंकि शेनियोस बुलाने पर भी नहीं आया। उसने डिसाइड किया कि वह उससे पूरी तरह कट टाइज कर अपने रास्ते चलेगा। मैंशन में रहने के दौरान काई ने नोटिस किया कि सभी सर्वेंट्स डर के मारे ट्रेम्बल करते और उसे देखते ही नजरें चुराते। इससे उसने कंक्लूड किया कि बॉडी का ओरिजिनल ओनर सीन शायद एक डिटेस्टेबल और अब्यूसिव पर्सन था। एक दिन उसने देखा कि एक यंग मेड, वही लड़की जो उसे मील्स लाकर देती थी, पानी का बकेट ले जाते हुए ट्रिप कर गई और जमीन पर गिर पड़ी। लड़की का नाम पाके था। वह इंटेंस टेरर में आ गई
और हिस्टेरिकली अपोलोजाइज करने लगी, जैसे कि किसी भयानक पनिशमेंट की उम्मीद कर रही। काई उसके पास गया और पूछा कि उसके चेहरे पर इतना फियरफुल एक्सप्रेशन क्यों है, जिससे लड़की शेयर टेरर में स्क्रीम करने लगी। फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि सीन शुरितन, काउंट का दूसरा बेटा, अपनी यूथ में एंजेलिक ब्यूटी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी ट्रू नेचर जल्दी ही सामने आ गई। रेकॉर्ड्स रिवील्ड उसकी क्रूअल्टी। उसने एक मेड की आंखें जला दी सिर्फ इसलिए कि उसने उसे 11 साल की उम्र में स्माइल किया था। इसके बाद कई सर्वेंट्स जो उसके लिए काम करते थे इंजरीज, डिसफिगरमेंट्स और नियरली फेटल बीटिंग्स सहते थे, और उन्हें पिटीफुल स्टेट में फायर करना कॉमन था। इस क्रूअल्टी के कारण सभी ने उसे काउंट के घर का लिटिल डीमन निकनेम दे दिया। प्रेजेंट में पके वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी कि वह उसके हाथ या पैर काट देगा, लेकिन काई ने उससे हाथ देने को कहा। उसकी इंटेंस फियर के बावजूद उसने ट्रेम्बलिंग हाथ बढ़ाया और मर्सी के लिए बेगिंग की। काई ने उसे सरप्राइज किया जब उसने उसके हाथ की वुंड्स हील कर दी और फिर बताया कि यह सिर्फ फर्स्ट एड है और उसे प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए ताकि स्कार न रहे। काई की सरप्राइजेज यहीं नहीं रुकी। उसने उसके कपड़ों पर थ्रेड्स और डस्ट देखे और एडवाइज किया कि वह खुद को क्लीन रखे। जब एक और मेड ने देखा कि क्या हुआ, वह पाके के पास गई, जबकि पाके शॉक में भाग गई। काई ने उसे देखा और सोचा कि उसकी उम्र और क्लमजी नेचर की वजह से वह जाजिद की याद दिलाती है। लेटर मेड्स यंग मास्टर सीएन के सडन पर्सनालिटी चेंज के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने नोट किया कि वह रिसेंटली जेंटल हो गया है और वंडर्ड कि क्या उसने हेल के गेट्स देखे और डिसाइड किया कि रिपेंट करना चाहिए। मेड्स की कॉन्वर्सेशन में एक सार्कास्टिकली रिमार्क करती है कि सीन के डिमोनिक टेम्पर को देखते हुए शायद खुद हेल भी उसे नहीं सह सका और बाहर निकाल दिया। पाके, जिस मेड की काई ने मदद की थी, इंथ्यूजियास्टिकली उसकी डिफेंस में आई, इंसिस्ट करते हुए कि यंग मास्टर बिल्कुल भी डिमोनिक नहीं है बल्कि एक एंजल है। उसने बताया कि जब वह स्टंबल करती है तो वह उसकी केयर करता है, उसकी अपीयरेंस टाइडी करता है और कभी कभी डिलीशियस फूड भी देता है। उसने इंसिस्ट किया कि वह काइंड और वंडरफुल पर्सन है और पुराने रूमर्स डिस्टॉर्टेड थे। हालांकि बाकी मेड्स ने सब कुछ नहीं माना, लेकिन उन्होंने अग्री किया कि सियन सच में किंडर हो गया था, वरना पाके उसकी सर्विस में इतने मिस्टेक्स के बावजूद नहीं रहती। काई दूर से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, जिससे उसे कंफर्म हुआ कि उसकी फॉर्मर पर्सनैलिटी सियन सच में ईविल थी। उसने डिसाइड किया कि वह लोकेशन बदल देगा ताकि किसी को दिखाई न दे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके बाद वह सुंदर और वेल मेंटेन्ड मैंशन गार्डन में घूमता रहा, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और मेटिकुलस केयर की तारीफ करते हुए। उसने कार्विंग के लिए कुछ वुड ढूंढा और वार्म प्लेजेंट जगह में बैठकर वुड कार्व करना शुरू किया, जजिद की याद करते हुए और उसके स्प्रिंग सीजन के प्यार को याद करते हुए। तभी एक ओल्ड गार्डनर आया और अपोलोजाइज्ड कि उसने एरिया साफ करना भूल गया, लेकिन वह फ्रीज हो गया जब उसने स्टैच्यू देखा जो काई ने अभी फिनिश किया था, जोसेफ का परफेक्ट रेप्लिका। गार्डनर मेस्मराइज्ड था स्कल्पचर की प्रिसीजन और ब्यूटी देखकर और सोच रहा था कि स्किल्ड स्कल्प्टर कौन हो सकता है। काई ने स्टैच्यू को देखा और अपने मन में वाव किया कि वह जोसेफ को इस नई लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, चाहे लाइफ लंबी हो या शॉर्ट, और इस तरह उसने अपना फाइनल प्रॉमिस पूरा किया। उस इवनिंग काउंट शुरितन अपने ऑफिस में थे, सरप्राइज्ड कि इतने सारे नोबल्स ने स्मॉल सोशल गैदरिंग में अटेंडेंस कंफर्म किया। उनके एड ने बताया कि रीजन यह था कि रूमर था कि फॉर्मर ड्यूक फारहान पार्टी में आएंगे, जो काउंट को एस्टोनिश्ड और शॉक्ड कर गया। बाद में लूशियन ने अपने भाई काई को बताया कि मैंशन में गेस्ट्स आएंगे। उसने एक्सप्लेन किया कि यह बस कुछ नोबल्स और उनके बच्चों के लिए स्मॉल सोशल गैदरिंग है और उनके पिता चाहते हैं कि वह कम से कम उन्हें ग्रीट करे। अनकैरेक्टरिस्टिकली काई ने पार्टी में अटेंड करने की सहमति दी, जिससे लूसियन सरप्राइज हुआ और कमेंट किया कि सीएन को कभी भी ऐसे गैदरिंग्स पसंद नहीं। काई ने रिप्लाई किया कि वह इस बार अटेंड करेगा ताकि फ्यूचर में क्या करना है डिसाइड कर सके। लूसियन ने एडवाइस किया कि उसे आराम से रहना चाहिए क्योंकि वह अभी रिकवर हुआ है। लूसियन जाने से पहले उसने काई के शोल्डर पर हाथ रखा, अपनी जेन्युइन कंसर्न जताई, जिससे काई ने एक अजीब अनफेमिलियर सेंसेशन महसूस की, फैमिली वार्मथ का एहसास। कुछ दिन बाद पार्टी हुई और टर्नआउट अनएक्सपेक्टेडली बड़ा था। काउंट शुरिटन ने काउंटलो का स्वागत किया, जिन्होंने क्राउड के साइज पर कमेंट किया। काउंटलो ने कंफर्म किया कि ह्यूज टर्नआउट का रीजन यह था कि फॉर्मर ड्यूक फारहान पर्सनली एम्परर द्वारा सपोर्ट किए गए हैं। काउंट एक्लो ने बताया कि एम्परर ने फॉर्मर ड्यूक फरहान को क्राउन प्रिंसेस चुनने का टास्क सौंपा था, जिससे हर नोबल जिसकी बेटी थी ईगरली पार्टी अटेंड करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जोड़ा कि बिना बेटी वाले नोबल्स भी उपस्थित होने के लिए ईगर थे, ड्यूक फरहान का अटेंशन पाने के लिए। काउंट शुरितान ने कमेंट किया कि उन्हें पता नहीं था कि किंगडम में इतनी यंग लेडीज हैं और सब एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। पार्टी के बीच लूसियन, काउंट शुरिटान का एल्डेस्ट सन, अराइव्स और काउंट इलो से फ्रेंडली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करता है, जो लूसियन के टैलेंट्स, स्टडीज और सोर्ड्समैनशिप की तारीफ करता है और रिग्रेट जताता है कि उसकी बेटी उसके लिए नहीं है। इसके बाद
एक और गेस्ट काउंट शुरितान से मिलने आता है, विकाउंट चान। विकाउंट चिक 10 साल पहले सिर्फ मर्चेंट था, फिर उसने इमेंस वेल्थ का इस्तेमाल कर नोबल टाइटल खरीदा। उसके बाद उसने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया और किसी को भी जो रास्ते में आया एलिमिनेट किया, जिससे काउंट शुरितान उसे डिसलाइक करता था और उसे मनी के डेंजर का उदाहरण मानता था। विकाउंट अपने बेटे होरस को लूशियन से मिलवाता है, फिर सार्केस्टिक टोन में काउंट शुरान से पूछता है कि वह अपना सेकंड सन सीन पार्टी में क्यों नहीं देख रहा। काउंट समझ गया कि विकाउंट सीएन के इंसिडेंट के बारे में जानता है और उसे अनॉय कर रहा है। लूसियन रिप्लाई करता है कि सीएन जल्द ही आएगा, खुद से सोचते हुए कि वह लेट क्यों है। मीनवाइल काई सीएन के बॉडी में मैंशन के प्रेमिसेस में पूरी तरह लॉस्ट था। वह लगभग भूल ही गया था कि एक स्ट्रेंज ट्रेट उसके साथ हमेशा था, डायरेक्शन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंशन के 10 बार सर्कल करने के बाद भी बॉलरूम नहीं मिला और एक भी सर्वेंट नहीं दिखा जो गाइड करे, तो उसने गिव अप किया, सोचते हुए कि उसकी एब्सेंस से दुनिया का अंत नहीं होगा। काई आउटर स्टेयर्स पर बैठा और सनसेट देख रहा था, एक दृश्य जिसे जेजित पसंद करती थी और जिसे वह हर इवनिंग उसके साथ देखने के लिए इंसिस्ट करती थी। उसने स्काई की तरफ देखा और अपने प्रॉमिस को याद किया कि वह उसे हमेशा स्काई देखकर याद करेगा। तभी एक एल्डरली मैन उसके पास आया और पूछा कि वह यहाँ अकेला क्या कर रहा है। काई ने शार्पली रिप्लाई किया, सोचते हुए कि क्या वह ओल्ड है, क्योंकि वह वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर ऑब्वियस है, वह सनसेट देख रहा है। मैन ने काई की विट और शार्प टंग से इम्प्रेस्ड होकर माना कि उसने क्यूरियोसिटी से अप्रोच किया, क्योंकि काई का सनसेट में गेज बेहद डीप था, डेकेड्स तक जिए एक ओल्ड मैन से भी ज्यादा, जो मिड टीन्स के यंग मैन के लिए अनयूजुअल था। मैन ने अपना सवाल रिफ्रेज किया, यंग मैन सौरों में अकेला क्यों बैठा है? काई ने फ्रैंकली कहा, आई गॉट लॉस्ट। मैन ने अस्यूम किया कि काई गेस्ट है, लेकिन काई ने डिनाई किया और उसे शॉक दिया, अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए, आई लिव हियर, आई एम द सेकंड सन। ओल्ड मैन सरप्राइज हुआ कि काउंट शुरितान का बेटा अपने ही घर में लॉस्ट हो गया। काई ने नॉनशलांटली रिप्लाई किया कि ऐसा होने से कोई लॉ नहीं रोकता। मैन ने मुस्कुराते हुए उसकी स्ट्रेंज लॉजिक एक्सेप्ट की और उसे बैंक्वेट हॉल गाइड करने की ऑफर दी, मानते हुए कि वह खुद की तुलना में रास्ता बेहतर जानता है। काई ने धन्यवाद कहा और उसके पीछे चल पड़ा। चलते समय मैन ने काई से उसका नाम पूछा और उसने रिप्लाई किया, सेनेंट। मैन ने अपना नाम फिट्स फरहन बताया, जो काई को अनोयंस के साथ सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या उसे इसे याद रखना होगा। ड्यूक फिट्स ने काई की अनोयंस नोटिस की और उसे रूड कहा, लेकिन जोड़ते हुए कहा कि उसकी रूडनेस कुछ हद तक रिफ्रेशिंग भी है, और इंसिस्ट किया कि काई उसका नाम याद रखे, क्योंकि ड्यूक उसे जानकर पछताएगा नहीं। मीनवाइल बैंक्वेट हॉल में काउंट शुरितन वरीड थे, क्योंकि लॉर्ड फिट्स कहीं अकेले वॉन्डर कर रहे थे। लूसियन ने उन्हें ढूंढने की पेशकश की, खासकर तब जब सीएन अभी तक नहीं आया था, लेकिन जाने से पहले उसके पिता ने पॉइंट किया कि उन्होंने उन्हें वहीं देखा। जैसे ही सीन हॉल में एंटर करता है, काई को लगता है कि वह किसी ट्रबलसम चीज में फंस गया है। काउंट शॉक में पूछता है कि उसका बेटा लॉर्ड फिट्स के साथ यहाँ कैसे आया। काई कूली ड्यूक पर ब्लेम डालता है, कहता है कि ये सारी कमोशन उसकी लाउड वॉइस की वजह से हुई। काउंट ने लॉर्ड फिट्स का स्वागत किया, जिन्होंने लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया। काउंट ने कहा कि कई लोग ईगरली उनका इंतजार कर रहे थे। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि वह लेट इसलिए थे क्योंकि वह एक स्मॉल लॉस्ट पपी गाइड कर रहे थे। काई ने रियलाइज किया कि ड्यूक का मतलब वही था और प्रोटेस्ट किया, कहकर कि ड्यूक पहले से ही मीटिंग के लिए लेट था। जब उसने उसे पाया तो उसे एक्सक्यूज के तौर पर यूज नहीं कर सकता। इस रिस्पॉन्स से काउंट गुस्से में आया और अपने बेटे को लॉर्ड फिट्स से रूडली बात करने के लिए स्कोल्ड किया और ड्यूक से डीपेस्ट अपॉलॉजीज की, मानते हुए कि उसने अपने बेटे को ठीक से रेज नहीं किया। लेकिन ड्यूक हंसा और कहा कि वह बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है। वास्तव में उसे यह बॉय जिसने हॉल में कदम रखा थैंक्स टू हिम बोरिंग नहीं लगा और वह खुद एंजॉय कर रहा था। इस रिस्पॉन्स से काउंट और लूसियन बिविल्डर्ड रह गए। लूसियन ने स्टेप फॉरवर्ड किया और फॉर्मली ड्यूक फिट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने दोनों ब्रदर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ड्यूक ने काउंट के सन्स के बारे में फेमस रूमर्स याद किए, एक टैलेंटेड और दूसरा लिटिल डीमन जो सिर्फ ट्रबल लाता था, लेकिन आज मिलने वाला ट्रबल मेकर बिल्कुल अलग था। ड्यूक ने रियलाइज किया कि भले ही एक ब्रीफ एनकाउंटर से कोई जज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी लंबी एक्सपीरियंस उसे मेंस कैरेक्टर, उनके वर्ड्स, एक्शंस और आईज के लुक से पढ़ने की क्षमता देती थी। उसने कंक्लूड किया कि यह बॉय सीएन इमेंस और अनयूजुअल पावर रखता है, इतना कि ड्यूक खुद इसे मेजर नहीं कर सकता। ड्यूक ने अपने फ्रेंड काउंट की तरफ देखा और उसकी सराहना की, कहा कि उसने अपने बेटे को एक्सेप्शनली वेल रेज किया। काउंट इस प्रेज से सरप्राइज हुआ। वह लूशियन के लिए प्रेज सुनने का अकस्टम्ड था, लेकिन सीएन के लिए प्रेज रेयर था। इसके बाद ड्यूक ने काउंट से प्राइवेट मैटर डिस्कस करने के लिए थोड़ा समय मांगा। जैसे ही ड्यूक फिट्स बात करने वाला था, विक काउंट चिक ने इंटरप्ट किया, खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। ड्यूक ने कोल्डली इग्नोर किया, कहा कि उसने कभी यह नाम नहीं सुना और डाउट किया कि किसी नोबल फैमिली में यह नाम होगा। इस डिसरिगार्ड से विक काउंट गुस्से में आया और पॉइंटेड आउट किया कि ड्यूक शायद पॉलिटिक्स से दूर रहने के कारण करंट अफेयर्स से आउट ऑफ टच है। ड्यूक ने अग्री किया, सार्कास्टिकली जोड़ते हुए कि जैसे जैसे वह ओल्डर हुआ
वह पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्व होना चाहता है। एरोगेंट फूल्स की अबंडेंस के कारण ये क्लियरली वाइकाउंट को टारगेट करता था। इस इंसल्ट पर होरस विककाउंट का बेटा इंटरवीन हुआ और ड्यूक को रूड कहकर अक्यूज किया। ड्यूक ने क्वेश्चन किया और होरस ने कंफर्म किया। ड्यूक फ्यूरियस हुआ विककाउंट के बेटे की ऑडेसिटी पर। उसी समय उसने अपनी ऑरा का स्मॉल फ्रैक्शन स्वॉर्ड मास्टर के रूप में रिलीज किया, जिससे हॉल में सभी लोग फियर से फ्रीज हो गए। लूशियन डिस्पाइट ट्रेनिंग इमेंस प्रेशर महसूस करता है जिसे वह बेयरली विथस्टैंड कर सकता था और रियलाइज करता है कि वह स्वॉर्ड मास्टर है और किसी के कोलैप्स होने से पहले इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन लूशियन मूव करने से पहले काय सीएन के बॉडी में उसके सामने स्टेप करता है। काय ड्यूक से लड़ने नहीं आया, लेकिन कामली पॉइंट करता है कि उसके क्लोथ्स पर कुछ ग्रास और हेयर है और एडवाइज करता है कि अगर वह दूसरों को एटिकेट पर स्कोल्ड करना चाहता है तो पहले खुद प्रेजेंटेबल दिखे। उसने क्लोथ्स डस्ट ऑफ करना शुरू किया, सार्कास्टिकली सोचते हुए कि ड्यूक इतना डर्टी कैसे हो सकता है जब वह ग्रास पर ही बैठा था। ड्यूक ने रिप्लाई किया कि एक्सेसिव परफेक्शन अच्छा नहीं है और स्मॉल फ्लॉज लोगों को ईज महसूस कराते हैं। काय ने रिटॉर्ट किया, पूछकर कि क्या वह फिल्थ को फ्रेंडलीनेस के साथ कंफ्यूज कर रहा है। इस सिचुएशन ने होरस को गुस्से में ला दिया, जिसने काय को स्काउंड्रल कहा, जबकि ड्यूक ने काय से पूछा कि क्या वह उसे हिट करने वाला है। काय कूली रिप्लाई किया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्यूक को पहले अपने हाथ वॉश करने चाहिए। इस सीन में काउंट अपने बेटे के बिहेवियर से डर गया था, जबकि विककाउंट अपने बेटे होरस को मजबूर कर रहा था कि वह बो करे और चले जाए। जब वे चले गए, ड्यूक ने कमेंट किया कि होरस ने काय को मर्डरस लुक से देखा, जिस पर काय सार्कास्टिकली रिप्लाई करता है कि ड्यूक की आई साइट शायद फेल हो रही है। इस स्थिति ने काउंट और लूसियन को शॉक में छोड़ दिया। काउंट रिमार्क करता है कि सीएन बिल्कुल अलग लग रहा है। उसके बाद ड्यूक ने अपनी सीरियसनेस रिगेन की और काउंट से क्वाइट जगह में बात करने के लिए कहा। जैसे ही वे वॉक करने लगे, लूशियन ने अपने भाई को कॉल किया और कंसर्न से पूछा कि स्वॉर्ड मास्टर की ऑरा से एक्सपोज होने के बाद वह ठीक है या नहीं। काय ने रियश्योर किया कि फिलहाल वह फाइन है। इस सिंपल जवाब से लूसियन बहुत डीपली मूव्ड हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि उसका भाई कितना अच्छा है और उसने लंबे समय बाद फर्स्ट टाइम बिना हेट्रेड या डिस्डेन के नॉर्मल बात की। उसने याद किया कि उसका लिटिल ब्रदर उसकी सबसे प्रेशियस पोजेशन था, माँ का आखिरी गिफ्ट। लूसियन ने उनके रिश्ते पर रिफ्लेक्ट किया। उसने याद किया कि चाइल्डहुड से ही वह चाहता था कि वे क्लोज हों, लेकिन सीएन के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने उसके पर्सनैलिटी को धीरे धीरे ट्विस्टेड बना दिया। जैसे जैसे सीएन की आइज में हेट्रेड ग्रो हुआ, लूसियन ने महसूस किया कि उसे पास आने की कोशिश छोड़नी पड़ेगी। अब लूसियन बहुत खुश हुआ कि वह अपने भाई के पास कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह सकता है, इतना कि वह ऑलमोस्ट खुश था कि सीएन ने अपनी मेमोरी खो दी। जब काई चीन के बॉडी में अनाउंस करता है कि वह अपने रूम वापस जा रहा है, लूसियन डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, सोचते हुए कि उसका भाई फिर उसे अवॉइड कर रहा है और उसकी होप्स बस इल्यूजन थी। लेकिन काय रुकता है, अचानक उसका रिस्ट पकड़ता है और अपोलोजाइज करता है, मानते हुए कि उसे वापस रास्ता नहीं पता, और आस्क्स हिम टू अकम्पनी हिम जस्ट दिस वंस। ये पहली बार था जब उसका भाई उससे कुछ मांग रहा था। लूसियन इमेंस जॉय से भर गया और तुरंत अग्री कर गया। मीनवाइल प्राइवेट रूम में ड्यूक फिट्स ने काउंट शुरिटन को अपनी रियल विजिट का रीजन रिवील किया, जो था क्राउन प्रिंस के साइड के लिए किसी को चूज करना। काउंट ने सोचा कि वह क्राउन प्रिंसेस चूज करने आए हैं, लेकिन ड्यूक ने डिनाई किया और एक्सप्लेन किया कि वह प्रिंस के लिए फ्रेंड ढूंढने आए हैं, कोई ऐसा जो उसके फायरी टेम्पर को कर्ब कर सके। ड्यूक ने बताया कि प्रिंस ईडिथ थ्रोन इनहेरिट करने का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, सभी क्वालिफिकेशंस रखता है, सोर्ड्समैनशिप स्किल्स से लेकर एकेडमिक्स तक, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, शार्प टेम्पर और उसका एंगर कंट्रोल न कर पाना, जिससे वह किसी को भी केयरलेस बोलने पर मार सकता है। इसी कारण ड्यूक ने एम्परर को सजेस्ट किया कि प्रिंस के साइड में कोई ऐसा रखा जाए जो उसकी नेचर को काम कर सके, खासकर क्योंकि प्रिंस पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने में नहीं जाना जाता। काउंट ने रियलाइज किया कि यही ड्यूक का मेन रीजन था। ड्यूक ने एडमिट किया कि उसने पहले लूसियन को सोचा उसकी काम और स्टेडी पर्सनैलिटी के कारण प्रिंस का कंपेनियन बनने के लिए, लेकिन जल्दी ही उसे लगा कि वह मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि लूसियन की आइस कोल्ड पर्सनैलिटी प्रिंस के फायरी एंगर को और प्रोवोक कर सकती थी और क्लैश में किसी को चोट लग सकती थी। काउंट ने ड्यूक की ओपिनियन अग्री की, क्योंकि सब जानते थे कि लूसियन अपनी प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे सोर्ड उसके नेक पर हो। इसीलिए काउंट ड्यूक के साथ अग्री करता है कि यह पेयरिंग डेंजरस होगी। इसलिए ड्यूक ने काउंट से कहा कि उसने किसी और को चूज किया है, जो उसका बेटा भी है। काउंट हॉरर से रियलाइज करता है कि ड्यूक का मतलब सीएन था। ड्यूक कंफर्म करता है कि वह चाहता है कि सीएन इस टास्क को संभाले, जिस पर काउंट फ्लैटली रिफ्यूज करता है। काउंट जस्टिफाई करता है कि सीएन कंप्लीटली अनस्टेबल है और फ्लॉज से भरा है, कोई भी मिस्टेक पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। ड्यूक को परसुएड करने की डेस्परेट कोशिश में काउंट ने रिवील किया कि सीएन रिसेंटली एक्सीडेंट में था और उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई, जिससे ड्यूक काफी शॉक्ड हुआ। काउंट शुरितन ड्यूक फिट्स की रिक्वेस्ट रिफ्यूज करता है, अपोलोजाइज करते हुए कि उसका बेटा सीएन एमनीशिया के कारण
इस टास्क के लिए अनक्वालिफाइड है। लेकिन यह कन्फेशन ड्यूक को डिटर नहीं करता, बल्कि यह सियन के लिए उसकी एडमिरेशन को बढ़ा देता है। ड्यूक को यह अननेचुरल लगा कि एक एमनीजिया वाला बॉय इतना काल्म और कंपोज्ड है, स्केर्ड या एजिटेटेड होने के बजाय। सैन की आंखें शांत और गहरी थीं, जिसने ड्यूक को यकीन दिला दिया कि उसके पुरुषों को आंकने का जजमेंट अभी तक फेल नहीं हुआ है और यह लड़का वास्तव में एक जीम है। ड्यूक ने काउंट से कहा कि उसे मेमोरी लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। वास्तव में उसे लगा कि उसने एक्सेलेंट चॉइस की है। उसने काउंट से कहा कि वह इसे सोचें, यह मानते हुए कि उसे इस लड़के में लाइकिंग हो गई है। बाद में काउंट अपने दोनों बेटों लूसियन और काई से मिला और उन्हें बताया कि ड्यूक प्रिंस ईडिथ के लिए एक सूटेबल फ्रेंड खोजने आए हैं। काई ने इंटरनली स्कॉफ किया कि एक प्रिंस को फ्रेंड खोजने की जरूरत है। लूसियन ने अपने पिता से पूछा कि वह यह क्यों बता रहे हैं। काउंट ने रिवील किया कि ड्यूक चाहता है कि सिन यह टास्क संभाले। काई और लूसियन दोनों शॉक हुए। काई ने सोचा कि ड्यूक सिनाइल हो गए हैं, जबकि लूसियन ने फ्लैटली आइडिया रिफ्यूज किया। काउंट ने लूसियन को परसुएड करने की कोशिश की कि यह परिवार के लिए है, लेकिन लूसियन ने प्रोटेस्ट किया, रिफ्यूज करते हुए याद दिलाया कि प्रिंस ईडिथ अपने फायरी टेम्पर और स्मॉलेस्ट मिस्टेक्स के लिए इंटॉलरेंट है, और उसने पूछा कि एमनीजिया वाला लड़का कैसे भेजा जा सकता है। काउंट ने एडमिट किया कि वह शुरू में हेजिटेंट था, लेकिन बाद में सोचकर चेंज्ड माइंड किया, यह मानते हुए कि ड्यूक के पास सियन चुनने के लिए रीजंस होंगे। लूसियन ने खुद जाने की ऑफर दी, लेकिन उनके पिता ने उसे रिफ्यूज किया। उनके आर्ग्यूमेंट के बीच काई अचानक इंटरप्ट करता है और अनाउंस करता है कि वह जाने के लिए तैयार है। पिता शॉक हुए और पूछा कि क्या वह सीरियस है। काई जस्टिफाई करता है कि यह टास्क कठिन नहीं लगता, क्योंकि इसे केवल समय समय पर प्रिंस से मिलने और बात करने की जरूरत है। लूसियन और उनके पिता उसे डेंजर की वार्निंग देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कोई भी मिस्टेक उसकी लाइफ कॉस्ट कर सकती है, लेकिन काई अपने डिसीजन पर इंसिस्ट करता है। उसने कहा कि चूंकि वह परिवार के लिए न्यूसेंस रहा है और उसे लिटिल डीमन कहा गया है, ये एक अच्छा मौका हो सकता है कुछ यूजफुल करने का। फिर वह रूम छोड़ देता है, पिता को उसके वर्ड्स पर सोचने के लिए छोड़ते हुए, ये सोचते हुए कि उसका बेटा शायद सच में बदल गया है। कुछ दिनों बाद काई इंपीरियल पैलेस पहुंचता है। वह वहां की शीयर साइज देखकर अमेज्ड होता है। फिर वह प्रिंस ईडिथ को देखता है, जो सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहा है। वह इंटरप्ट नहीं करता और पास बैठकर वेट करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वार्म सन के नीचे सो जाता है। जब वह जागता है, प्रिंस की आवाज सुनता है, जो बोल्डली उसकी करेज की तारीफ कर रहा है कि उसने प्रिंस के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सो लिया। काई पूछता है कि वह कौन है और फिर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसे रोकता है। प्रिंस पूछता है कि क्या उसे फ्रेंड चाहिए, जिस पर काई रिप्लाई करता है कि वह चले जाएगा और सबको बताएगा कि प्रिंस ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे फ्रेंड की जरूरत नहीं। इस जवाब से प्रिंस गुस्से में आता है। वह सोर्ड निकालता है और काई की गर्दन पर रख देता है, वार्न करते हुए कि अगर वह परमिशन के बिना फिर पीछे मुड़ा तो वह उसे मार देगा। काई इस थ्रेट से अनफेज्ड रहता है। इसके बजाय वह काल्मली प्रिंस से अपने आर्म छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह स्वेटी हाथ नहीं छूना चाहता। प्रिंस पूछता है कि क्या वह उसे ऑर्डर्स देने की हिम्मत करता है, जिस पर काई रिप्लाई करता है कि यह केवल रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। प्रिंस हैरान होता है कि काई डेथ से डरता नहीं। फिर वह पूछता है कि वह कौन है। काई इंट्रोड्यूस करता है खुद को सियन शुरिटन के नाम से। प्रिंस रिकॉल करता है कि शुरिटन फैमिली इंटीग्रिटी और अच्छी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। वह पूछता है कि काई यहाँ क्यों है और उसे बताया जाता है कि एक ओल्ड मैन ने भेजा। प्रिंस तुरंत समझ जाता है कि वह ड्यूक फिट्स है। काई ब्लंटली प्रिंस को बताता है कि ड्यूक ने उसे उसका फ्रेंड बनने के लिए कहा, लेकिन जोड़ता है कि ऐसा नहीं लगता कि प्रिंस को फ्रेंड चाहिए, इसलिए वह चले जाएगा। प्रिंस फिर से उसे रोकता है, अपनी प्रीवियस थ्रेट की याद दिलाते हुए। काई कामली पूछता है कि क्या वह उसे मारने की योजना बना रहा है। प्रिंस नोटिस करता है कि काई डेथ को हल्के में लेता है। प्रिंस डिसाइड करता है कि उसे फ्रेंड की जरूरत नहीं, लेकिन ड्यूक फिट्स ने जो भेजा उसे वापस भेजना इम्प्रॉपर होगा, इसलिए वह काई से फॉलो करने को कहता है। प्रिंस उसे लाइब्रेरी ले जाता है। काई को बुक्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वह जगह कंफर्टेबल मानता है, क्योंकि वह ऑफिशियल विजिट पर नहीं है। प्रिंस सरप्राइज्ड होता है कि काई दूर बैठकर बुक पढ़ रहा है। वह वास्तव में काई को ऑब्जर्व कर रहा है, सोचते हुए कि वह अन्य नोबल सन्स की तरह उसे फेवर जीतने के लिए फ्लैटर करेगा और यह डिसरिगार्ड केवल उसकी अटेंशन पाने की स्ट्रैटेजी है। लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं और काई अपनी किताब से नजर नहीं उठाता, जैसे उसने प्रिंस के अस्तित्व को कंप्लीटली भूल ही गया हो। राजकुमार गहरी अपमान की भावना से भर गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी तिरस्कार से पेश आकर चौंका दिया था। उसने सोचा कि देखता हूँ कितना समय तक काई चुपचाप बैठ सकता है। यह उनके बीच एक मौन इच्छा शक्ति की परीक्षा बन गई। कुछ देर बाद राजकुमार ने पैर आगे बढ़ाया, जिससे एक नौकर जो चाय ले जा रहा था लगभग गिर ही गया। लेकिन गिरने से पहले काई ने किसी अदृश्य और रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे संतुलन में ला दिया और कोई भी यह देख नहीं पाया। राजकुमार इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। काई ने बिना अपनी किताब से नजर हटाए नौकर को सलाह दी कि हमेशा अपने कदमों पर ध्यान रखे। इसी बीच राजकुमार ने सोचा कि क्या यह काम काई ने किया, पर जल्द ही
उसने इस विचार को डिसमिस्ड कर दिया। चाय पीकर काई ने घोषणा की कि वह अब जा रहा है, लेकिन कल फिर आएगा। राजकुमार इस बात से चकित हुआ कि काई रोज सिर्फ पढ़ने के लिए ही आएगा। काई ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल उसे अपने एल्डर्स के प्रति शिष्टाचार बनाए रखना है। जाते समय राजकुमार इस रहस्यमयी युवा की सच्चाई को समझने में उलझा हुआ था। यह रूटीन कई दिनों तक चलता रहा। काई रोज आता, बैठता और चुपचाप पढ़ता। एक दिन राजकुमार ने पूछा कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहेगा या सिर्फ पढ़ेगा। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली। इस अजीब स्थिति का आदी हो गया और सोचने लगा कि क्या काई सच में नहीं समझता कि लोग सिर्फ एक पल के लिए उससे मिलना चाहते हैं। राजकुमार की किताब ने काई का ध्यान खींचा। उसने पूछा कि क्या राजकुमार इसे जानता है। काई ने कहा कि वह इसे पहले पढ़ चुका है और उसे गुड़िया बनाने की कला में दिलचस्पी है। राजकुमार ने टिप्पणी की कि काई भी इस कला में रुचि रखता है। काई ने बताया कि किताब में गुड़िया बनाने वाले की कहानी बेहद फैसिनेटिंग है। एक आदमी जो केवल एक महिला की रक्षा के लिए पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाता है। काई ने फिर राजकुमार से पूछा कि इस आदमी के बारे में उसकी राय क्या है। राजकुमार ने हेजिटेशन के बिना कहा कि वह पागल और पूरी तरह मूर्ख है। काई ने दुखी होकर किताब की ओर देखा और राजकुमार की राय से सहमति जताई। उनकी बातचीत एक हरी लाल बालों वाली लड़की के आगमन से इंटरप्टेड हुई, जिसने राजकुमार को पुकारा, ईडिथ, मेरा भाई, मेरा। राजकुमार ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। पता चला कि वह उसकी एकमात्र बहन प्रिंसेस रेनाई थी। राजकुमारी ने कहा कि वह बस उसे देखने के लिए आई है। फिर उसने काई को देखा और पूछा कि वह कौन है। काई ने परिचय दिया, मैं सियन, काउंट शुरिटन का पुत्र हूँ। प्रिंसेस रेनी काई के पास आई, उसके चेहरे को छुआ और कहा कि वह महिलाओं से भी ज्यादा सुंदर है। बताया गया कि एम्परर और प्रिंस ईडिथ दोनों प्रिंसेस रेनी से बहुत प्यार करते थे। उसकी शक्ति और संरक्षण के कारण वह निडर और रेकलेसली कार्य करती थी। कई ने अभी इस ब्रीफ एनकाउंटर से इसके बारे में कुछ नहीं जाना, लेकिन वह एक बात में निश्चित था। प्रिंसेस रेने से मिलकर उसने सोचा कि वह टाइप है जिसे जानकर जल्दी ही थकावट महसूस होती है। उसने हल्का बाव किया और बिना ध्यान दिए चले गए। राजकुमारी इस तिरस्कार से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने अभी उसे प्रेज ही किया था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने भाई प्रिंस ईडिथ को बुलाया। राजकुमार ने समझाया कि सियन ने उसे भी इग्नोर किया था, इसलिए उसे समझना होगा। प्रिंसेस रेने चकित रह गई। रेनी ने बताया कि जब उसका भाई गुस्से में होता है तो वह भी उसे हैंडल नहीं कर सकती, और उसका भाई सबसे ज्यादा नफरत करता है इग्नोर किए जाने से। इसने प्रिंसेस रेनी की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सियन अपने भाई राजकुमार को इग्नोर कर सकता है और बच सकता है। उसने तय किया कि वह उसे अपनी निगरानी में रखेगी। तय में सियन शुरिटान मैंशन में अपने कमरे में लौट आया और अपने भाई लूशियन को एक और युवा व्यक्ति के साथ पाया। लूशियन ने उसका स्वागत किया और अपने मित्र क्लिफ से मिलवाया। क्लिफ ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा कि सियन सच में अपनी मेमोरी खो चुका है, और उन्होंने खुद को रीइंट्रोड्यूस करने का सजेशन दिया। सियन ने परिचय दिया और क्लिफ हंसा, आश्चर्यचकित कि यह डीमन बॉय उसे ग्रीट कर रहा है। लूशियन ने उसे डांटा। फिर लूशियन ने सियन को पास बुलाया, ध्यानपूर्वक उसके दिन के बारे में पूछा, जिससे काई ने कहा कि वह मदर जैसी लगती है, इतनी अधिक चिंता करती है। काई ने क्लिफ में कुछ अजीब देखा और लूशियन से पूछा कि क्या वह उसके करीब है। लूशियन ने बताया कि वे लंबे समय से मित्र हैं। इस पर काई ने लूशियन को एक सलाह दी, जब कोई मृतकों से बहुत जुड़ा रहता है तो उनकी आत्माएं इस दुनिया से जाने में कठिनाई महसूस करती है। वह आगे बोले कि अगर कोई अन्यायपूर्वक मर जाता है तो उसकी आत्मा उन लोगों के पास फंस जाती है जिन पर उसने जीवन में भरोसा किया, मानो अपनी शिकायतों का समाधान मांग रही। क्लिफ हैरानी में पूछता है कि काई अचानक यह किसके बारे में बात कर रहा है, क्या वह उस बच्चे की बात कर रहा है। काई ने उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि कौन सा बच्चा है, पर उसे निश्चित था कि क्लिफ के पास कोई करीबी व्यक्ति अन्यायपूर्वक मरा है। उसी क्षण काई ने एक ग्रिम रीपर की ठंडी और इमोशनलेस नजर महसूस की। क्लिफ पैनिक में पूछता है कि काई को कैसे पता चला और क्या उसने उस व्यक्ति की जांच की, जो अजीब था क्योंकि काई खुद अपना नाम भी नहीं याद रखता। क्लिफ ने सवाल दोबारा फ्रेज्ड किया, तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास कोई मृत व्यक्ति है। काई ने तुरंत महसूस किया कि वह किसी मामले में उलझ गया है और जल्दी से बहाना बनाया। हाल की एक्सीडेंट में नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसने मृत आत्माओं को देखने की क्षमता प्राप्त की थी। लूशियन ने काई के प्रति अपनी चिंता दिखाई। काई ने समझाया कि जब उसने पहली बार क्लिफ को देखा तो उसके पास एक फंसी हुई आत्मा देखी थी। क्लिफ शॉक में पूछता है कि क्या उसने जस्टिन का रूप देखा। काई ने मना किया और बताया कि वह केवल प्रकाश का एक मास देखता है, एक मृत आत्मा, और नहीं जानता कि यह लड़का है या लड़की। फिर उसने एक भयानक सच जोड़ा, वह ग्रिम रीपर को भी देख सकता है जो उस आत्मा को लेने के लिए इंतजार कर रहा है। क्लिफ ने काई की कहानी को रिडिक्युलस मानकर विश्वास करने से इनकार किया, पर काई ने कूली कहा कि विश्वास करना या न करना उसके ऊपर है। काई ने एक आखिरी जानकारी जोड़ी, जो आत्मा ग्रिम रीपर का अनुसरण करने से इनकार करती है वह निश्चित समय बाद फेड हो जाती। इसलिए अन्यायपूर्वक मरी आत्मा के लिए सबसे अच्छा समाधान है
कि उसकी अनरिजॉल्व्ड रिग्रेट्स को हल किया जाए ताकि वह शांति से इस दुनिया को छोड़ सके। इस पर लूसियन ने अपने मित्र क्लिफ से पूछा कि क्या हो रहा है, याद दिलाते हुए कि जस्टिन उसका छोटा कजन है। क्लिफ ने पुष्टि की और कहानी बतानी शुरू की। कुछ महीने पहले उनके अंकल काउंट डेवेलिन अचानक चेस्ट पेन्स के कारण कोलैप्स हो गए और उनकी सेहत जल्दी ठीक नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप उनका एल्डेस्ट सन जस्टिन टाइटल का हेयर चुना गया। पर 1 महीने पहले जस्टिन अचानक गायब हो गया। परिवार ने सोचा कि उसने टाइटल की जिम्मेदारी से डरकर भागने का निर्णय लिया, खासकर जब एक पत्र मिला जिसमें उसने अपनी योग्यता में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कन्फेस किया था। इस गायब होने के बाद पेलिसॉन, जो उनके अंकल की दूसरी मैरिज का बेटा था, परिवार और समर्थन का केंद्र बन गया। पर क्लिफ को यकीन था कि जस्टिन इतना वीक नहीं था कि वह अपने कर्तव्य छोड़कर भाग जाए, और वह निश्चित था कि वह लौट आएगा। अब काई की बातें सुनकर क्लिफ डर गया कि उसके कजन की मृत्यु हो गई हो सकती है। काई ने कहा कि कहानी उसके नजरिए से क्लियर लगती है। क्लिफ ने पूछा कि क्या वह अपनी आंट, अपने अंकल की पत्नी पर शक करता है। काई ने ध्यान दिलाया कि यह सिनारियो सामान्य है, हाफ ब्रदर और एल्डेस्ट सन जिसे सक्सेशन का अधिकार है। क्लिफ ने पैशनेटली अपनी आंट की सफाई दी। आंट इया उस टाइप की व्यक्ति नहीं थी और वह हमेशा जस्टिन को अपना बेटा मानकर व्यवहार करती थी, इतना कि जस्टिन हर बार मिलने पर उसकी तारीफ करता था। कहानी सुनकर काई ने तय किया कि वह इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि यह आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर वह उस सैड लिंगरिंग सोल को देखकर इरिटेट हुआ, सोचते हुए कि क्या उसके अंदर अभी भी फॉर्मर ग्रिम रीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है। काई ने साई करते हुए क्लिफ से कहा कि उसकी राय में उत्तर पहले से ही स्पष्ट है, पर उसने एक टेस्ट करने की पेशकश की। इसके लिए काउंट डेवलन की थोड़ी मदद चाहिए। दृश्य शिफ्ट होता है और आंट ई रात में क्वाइटली स्नीक करती है जब तक वह अपनी डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। फिर दृश्य शेनियो की मीटिंग के पास जाता है जहां आंट एशिया से मिलते हैं। आंट पूछती है कि क्या पीस तैयार नहीं हुआ है। शेनियो कहता है कि अब तैयार है। उसने उसका स्वागत किया और उसे एक डार्क रूम में ले गया जहां उसने वह पीस दिखाया जो आंट ने मांगा था, एक डॉल, बिल्कुल उसके बेटे जस्टिन जैसा। माँ इस दृश्य से मूव हो गई। उसने डॉल को अपनी माँ कहते हुए देखा और काई को बताया कि यह परफेक्ट है। काई ने कहा कि वह खुश है, कि वह सेटिस्फाइड है और पेमेंट बाद में आएगा क्योंकि वह खुद कलेक्ट करने आएगा। लेडी एशिया ने सहमति जताई और फिर डॉल जस्टिन को अपने पास बुलाया। शॉस ने डॉल को लेडी एशिया के पास पहुंचाया और उन्हें उनके वादे और पेमेंट की याद दिलाई, फिर वहां से चला गया। पीछे से काई प्रकट हुआ और उसने शॉस की मदद के लिए धन्यवाद दिया। शेनियोस ने चीयरफुली जवाब दिया कि वह कभी भी मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि यह मजेदार था। लेकिन काई ने कूली टिप्पणी की कि शेनियोस के पास शायद बहुत ज्यादा खाली समय है। काई ने पॉइंटेड आउट किया कि शेनियोस, जो उसकी रिपीटेड कॉल्स को इग्नोर करता रहा, तुरंत प्रकट हुआ जब उसने इस टास्क में मदद के लिए गुस्सा रोकने का वादा किया। शानियोस ने काई की अद्भुत डॉल मेकिंग स्किल्स की प्रशंसा की, जिस पर काई ने कहा कि इसकी क्रेडिट शानियोस को जाती है, जिसने उसके मेमोरीज इरेज नहीं किए जब वह इस बॉडी में आया। शानियोस ने याद दिलाया कि काई ने ही उससे कहा था कि वह मेमोरीज इरेज न करे। शानियोस ने पूछा क्या उसे अब पछतावा है और ऑफर किया कि वह अभी इरेज कर दे, पर काई ने इनकार कर दिया, कहते हुए कि जीवन भर जो हुआ उसे याद रखना वह खुद पर लगाया गया पनिशमेंट है, एक पैथेटिक फूल होने के लिए। शानियोस ने उसका मॉक किया, कहकर कि वह ग्रजेस रखता है, जिस पर काई ने जवाब दिया कि उसने अनाहिलेशन चुना ताकि वह ऐसे पैथेटिक काम करना बंद कर सके, और सोचा कि कौन उसे वापस जीवन में लाने पर इंसिस्ट कर रहा था। जब शेनियोस ने मजाक में धमकी दी कि वह उसे एक रियल ग्रज का मतलब दिखाएगा, काई ने अचानक विषय बदल दिया और मौसम की सुंदरता पर टिप्पणी की। बारिश होने के बावजूद काई ने सोचा कि उसे शेनियोस से पूरी तरह दूर हो जाना चाहिए था। इसी बीच डेविल मैंशन में सर्वेंट्स और लेडी ईए ने लौटते हुए जस्टिन यानी डॉल का अत्यंत वार्म और इमोशनल स्वागत किया। उसकी आंट ने उसे गले लगाया और पूछा कि वह इतने समय कहाँ था। आंट ने उसके लौटने के लिए आभार व्यक्त किया और सर्वेंट्स ने लेडी ए की प्रशंसा की कि वह एक अच्छी माँ है जो जस्टिन से बहुत प्यार करती है, भले ही वह उनका बायोलॉजिकल बेटा ना हो। एक अन्य कमरे में आंट एशिया काउंट की विल को लेकर ईविल सोच रही थी और वाव किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। वहीं इंपीरियल पैलेस में प्रिंसेस रेने अपने भाई प्रिंस ईडिथ से पूछ रही थी कि क्या सीएन आज भी आया था। प्रिंस मजाक में पूछता है कि क्या उसे उसकी याद आई, जिससे वह गुस्से में विहिमेंटली डिनाई करती है। प्रिंस ने देखा कि उसकी सिस्टर, जो हमेशा दूसरों के सामने फॉर्मल रहती है, सीएन की उपस्थिति में अपने नॉर्मल गर्लिश सेल्फ में लौट आती है। रेनाई ने फिर अपने भाई पर आरोप लगाया कि वह ही सीएन का इंतजार करता है क्योंकि वह लाइब्रेरी रोज नहीं आता। प्रिंस ने इनकार किया पर स्वीकार किया कि वह क्यूरियस है कि जो रोज आता था वह अचानक क्यों आना बंद कर दिया। रेनिये ने पूछा क्या उसने खबर सुनी और बताया कि सीएन ने अपनी मेमोरी खो दी है। प्रिंस इस खबर से शॉक्ड हुआ। रेनिये ने समझाया कि जब सीएन ने उसके प्रति एरोगेंट व्यवहार किया तब उसने कुछ जांच की और पाया कि हाल ही में वह एक्सीडेंट में था
और उसकी मेमोरी खो गई थी, और यह शुरिटन मैंशन के सर्वेंट्स द्वारा कंफर्म्ड है। प्रिंस बिविल्डर्ड था कि कोई अमनीजिया के साथ इतना काल्म और कंपोज्ड कैसे रह सकता है। प्रिंस ने अपनी सिस्टर से एक्सीडेंट का विवरण मांगा और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह क्यूरियस है? प्रिंसेस रिनी ने टीजिंग करते हुए कहा कि अगर वह सीन के एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता है तो उसे खुद जांच करनी चाहिए, और वह उसे आसानी से नहीं बताएगी। इस पनिशमेंट के रूप में कि उसने उसे टीज किया, फिर उसने उसे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में छोड़ दिया। इसी बीच शुरिटन मैंशन में क्लिफ एक्साइटेडली काई के पास आया और बताया कि जस्टिन सचमुच वापस आ गया, जैसा कि काई ने कहा था। क्लिफ डिसबिलीफ में था, ये सोचकर कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन काई, जो किताब पढ़ रहा था, ने काल्मली उसे याद दिलाया कि उसने उससे कोई क्वेश्चंस न पूछने के लिए कहा था। क्लिफ कंफ्यूज्ड था, सोचते हुए कि क्या वास्तव में लौटने वाला जस्टिन है। क्लिफ खुद को रोक नहीं पाया और काय को पकड़ लिया जवाब मांगते हुए, लेकिन लूसियन ने इंटरवीन किया और अपने दोस्त से कहा कि वह सियन को परेशान कर रहा है। काय ने अपनी वार्निंग दोहराई कि वह इस मामले में किसी भी सवाल की अनुमति नहीं देगा। इसके बाद क्लिफ ने काय द्वारा डिवाइज्ड प्लान समझाया। काय ने सुझाव दिया कि काउंट डेवलिन एक विल लिखें जिसमें सभी फैमिली एसेट्स जस्टिन को जाए, पर अगर वह उपस्थित न हो तो सभी संपत्ति राज्य को रिवर्ट हो जाए। शुरुआत में काउंट ने ऐसा विल लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन क्लिफ ने उसे समझाया कि यह सिर्फ जस्टिन को ढूंढने का तरीका है। काय की प्रेडिक्शन थी कि अगर आंट ही कल्प्रिट है तो जस्टिन लौट आएगा, पर उसकी फॉर्म किसी और जैसी होगी। लूशियन ने माना कि जब उसने सच में जस्टिन को लौटते देखा, वह कंफ्यूज हो गया और स्थिति को स्वीकार करना नहीं जानता था। क्लिफ अभी भी स्थिति को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। काय ने उसे कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस फाइनल रिजल्ट पर ध्यान दो। काय ने समझाया कि उनका गोल यह जानना है कि क्लिफ के पास फंसी आत्मा क्यों मरी, किसने उसे मारा, और यह सुनिश्चित करना कि उसे ग्रिम रीपर के पास पीसफुली गाइड किया जाए। क्लिफ ने गोल पर ध्यान दिया और कन्विंस्ड हुआ कि अब मैटर यह नहीं कि जस्टिन का लुक अलाइक कौन है, बल्कि असली जस्टिन के किलर को ढूंढना है। क्लिफ जाने से पहले काय ने उसे फिर चेताया कि उसके बॉडी को बिना धोए हाथों से मत छुए, वरना पछताएगा। क्लिफ नर्वस हंसा, सोचते हुए कि सायन की पर्सनैलिटी बदल गई है। अब वह नफरत भरी नजरों से नहीं देखता, पर अलग तरह से डिटेस्टेबल बन गया है। दृश्य शिफ्ट होता है और आंटिया जस्टिन डॉल पर विचार कर रही है, उसकी प्रिसीजन और मूवमेंट की सराहना कर रही है। वह याद करती है कि जब विल अनाउंस हुआ उसने कैसे खुद को खोया महसूस किया, सोचते हुए कि उसके सारे प्लान्स कोलैप्स हो गए। तब किसी ने सीक्रेटली उसकी मदद की। वह व्यक्ति डॉल मेकर शॉस था, जिसने कहा कि वह उसकी इच्छित इमेज जैसा लिविंग डॉल बना सकता है। भले ही यह रिडिकुलस लगा, उसने ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि परिणाम इतना सेटिस्फैक्टरी है, एक डॉल जो लिविंग ह्यूमन से अलग न लगे। और जब कोई देख नहीं रहा था, डॉल ने लेडी ईए को मॉम कहकर पुकारा। लेडी ने उसकी ठोड़ी को कठोरता से पकड़ते हुए कोल्ड टोन में कहा कि अकेले में उसे ऐसा नाम न पुकारे, क्योंकि यह उसे डिस्गस्ट करता है। इस तरह उसने अपनी ट्रू मर्डरस फेस दिखाई। लेडी ने अपने स्टेपसॉन जस्टिन जैसी डॉल से कोल्ड बातचीत जारी रखी। उसकी इरिटेशन के बावजूद कि उसकी आइडेंटिकल आवाज हर बार चौंकाती थी, उसने फिर से आदेश दिया कि उसे मॉम न कहे। लेकिन डॉल, जैसे कि जस्टिन की रियल सोल में पोजेस्ड हो, टीयर्स बहाते हुए उससे पूछता है, मॉम, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेडी ये शॉक्ड थी और सोच रही थी कि डॉल कैसे रो सकता है। जब जस्टिन ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने हॉरर में पीछे हटते हुए उसे छूने से मना किया और पैनिक में कमरे से भाग गई, डिटर्मिन्ड कि वह डॉल बनाने वाले शाउस के पास जाए। वह शाउस के सीक्रेट वर्कशॉप पहुंची। लेडी एशिया ने फ्रैंटिक होकर बताया कि पीस में कुछ गलत है, ये टीयर्स बहा रहा है और उसे हेटफुल आंखों से देख रहा है। शेनियोस काल्मली जवाब देता है कि कभी कभी ऐसा होता है और समझाता है कि जो सोल्स नहीं समझते कि वे मरे हैं, वे कभी कभी ऐसी डॉल में इनहेबिट कर सकते हैं जो उनके जैसी दिखती है। लेडी हॉरिफाइड थी, ये महसूस करते हुए कि जस्टिन की सोल सच में लौट आई है और उसे हॉन्ट कर रही है। शेनियोस ने बताया कि उस सोल को हाइड करने का तरीका बॉडी ढूंढना है। उसने कहा कि उसे यह एहसास दिलाना होगा कि डॉल उसकी रियल बॉडी नहीं है और वह वास्तव में मर चुका है। इसे अचीव करने का एक ही तरीका है, जस्टिन की ओरिजिनल कॉर्प्स ढूंढकर उसे जलाना। लेडी टेंस हो गई जब उसे पता चला कि इसका मतलब है कि वह जस्टिन का बॉडी एक्सह्यूम करेगी। शेनियोस के निर्देशों के अनुसार लेडी एजिया ने अपने लोगों को बॉडी ढूंढने भेजा। मिलने पर उसने उन्हें जल्दी दिखाने का आदेश दिया, जोर देते हुए कि उनके पास समय नहीं है। उसके लोग सरप्राइज हुए क्योंकि कॉर्प्स बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जस्टिन अभी भी जीवित है। और भी अजीब बात, उन्होंने नोटिस किया कि बॉडी से बंधी स्टोन्स अलग थीं। पहले कई छोटे स्टोन्स थे, अब केवल एक स्टोन था। पर लेडी एशिया, जो इन डिटेल्स में समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी, ने उन्हें जल्दी से बॉडी जला बढ़ाने का आदेश दिया। जैसे ही वे अपने अपराध को अंजाम देने ही वाले थे
काई अचानक प्रकट हुआ। उसने उन्हें संबोधित किया, कहते हुए कि बड़े पाप मर्डर को अंजाम देने के बाद अब वे बॉडी कंसील करने का पाप करने की कोशिश कर रहे हैं। काई ने पूछा कि क्या उसके आइडेंटिटी को जानने से कुछ बदलेगा। लेडी एशिया ने अपने लोगों को उसे डील करने का आदेश दिया, पर उससे पहले लूसियन अपनी सोर्ड से इंटरवीन हुआ और उसे बचाया, चेतावनी देते हुए कि उसके भाई की तरफ कोई और कदम उठाने का मतलब उनकी मृत्यु होगा। फिर क्लिफ सार्कास्टिकली प्रकट हुआ, कहते हुए कि वैसे भी वे सभी मरेंगे। लेडी शॉक्ड थी कि उसका नेफ्यू क्लिफ यहाँ कैसे आ गया। क्लिफ ने लेडी ईए से कहा कि वह अब उसे आंटी नहीं कह सकता और अपनी डिस्गस्ट जाहिर की कि वह जस्टिन को मार सकती थी, जो उसके प्रति लॉयल और लविंग था। क्लिफ ने कड़ा सवाल किया कि उसने यह हेनस क्राइम क्यों किया। लेडी टूट गई और चिल्लाई, कन्फेस करते हुए कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह जस्टिन से इतना नफरत करती थी। उसने बताया कि वह अपने हस्बैंड काउंट डेवलिन के व्यवहार से नफरत करती थी, जिन्होंने सिर्फ जस्टिन को वार्मथ और लव, जबकि उसका अपना बेटा पेलिसन अनदेखा रह गया। इस रिजेंटमेंट ने उसे डेथ की इच्छा देने पर मजबूर किया और उसने जस्टिन से नफरत की क्योंकि उसने पिता का प्यार मोनोपोली किया था, इतना कि वह उसे मारना चाहती थी। उसने दावा किया कि वह अपने बेटे के लिए यह सब कर रही थी। क्लिफ ने उसे उसके मोटिव्स की सच्चाई से कन्फ्रंट किया, बताते हुए कि काउंट डेवलिन जस्टिन के साथ सिर्फ इसलिए काइंड था क्योंकि वह बचपन में उसकी मां खो चुका था। क्लिफ ने कोल्डली कहा कि लोग आमतौर पर जेलसी के कारण मर्डर नहीं करते, और अंततः उसने जस्टिन को अपनी ग्रीड और एवरेज की संतुष्टि के लिए मारा। जब क्लिफ ने उसे पकड़कर न्याय दिलाने की कोशिश की, काई ने उसे रोका और कहा कि थोड़ी देर रुको। फिर उसने अंधेरे से किसी को बाहर आने के लिए बुलाया। सभी सरप्राइज्ड हुए जब पेलिसन प्रकट हुआ, लेडी ईए का बेटा। उसकी मां शॉक्ड होकर पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है, और शॉकिंग कन्फेशन पेलिसन ने खुद किया। उसने कहा कि उसने जस्टिन को मारा। पेलिसन ने बताया कि उसकी मां किलर नहीं थी, बल्कि वह अपने भाई को मारा। वह खुद कन्फेस करता है कि वह अब अपने पाप को छुपा नहीं सकता। पेलिसन ने उस फेटल रात का रिकाउंट करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी मां लेट नाइट बाहर गई और उसे सस्पिशियस लगा, इसलिए वह सीक्रेटली उसका पीछा करता है। वहां उसने देखा कि उसकी मां और उसके लोग अपने भाई को लेक में फेंक रहे थे, लेकिन उसकी मां के जाने के बाद जस्टिन लेक से क्रॉल करके बाहर आया। उसने नीचे से मिली चाकू से रोप्स काटने में सफल हुआ। जब जस्टिन ने पेलिसन को मदद के लिए बुलाया, उस समय पेलिसन के मन में टेरिफाइंग थॉट आया, अगर उसका भाई जीवित लौट आया तो उसकी मां का प्लान फेल हो जाएगा और उसके अपने फ्यूचर के लिए भी खतरा था। उस फियर और हेजिटेशन के क्षण में बिना समझे उसने अपने भाई से चाकू छीनकर उसे मार डाला, फिर स्टोन बॉडी से बांधकर लेक में डुबा दिया। पेलिसन कोलैप्स हो गया और चिल्लाते हुए कन्फेस किया, मैंने उसे मारा। पेलिसन की कन्फेशन के बाद उसकी मां लेडी ए ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, दावा करते हुए कि वह मर्डरर है, जबकि पेलिसन अपनी गिल्ट कन्फेस करता रहा ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन अचानक लेडी ए का डिस्पेयर ब्लडी डिसीजन में बदल गया। उसने तय किया कि किलर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह सभी को खत्म कर सके ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपने हिडन मैन को बुलाया, सभी को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन जो लोग आए वे उसके लोग नहीं थे, बल्कि प्रिंस एडिथ और उसके सोल्जर्स थे। लेडी ए शॉक्ड थी और प्रिंस ने डिक्लेयर किया कि मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर दोनों सीरियस क्राइम्स हैं, और उसने अपने लोगों को अरेस्ट करने का आदेश दिया। लेडी एशिया और पेलिसन चिल्लाते हुए ले जाए गए, जबकि लूशियन ने उनके मिजरेबल एंड को बिना किसी सिंपैथी के देखा। उसके बाद काई ने प्रिंस से पूछा कि वह यहाँ क्यों है। प्रिंस ने नॉनशलेंटली जवाब दिया कि वह बस यहाँ से गुजर रहा था और ये सब देख लिया। वहीं क्लिफ अभी भी बिविल्डर्ड था जस्टिन डॉल को देखकर, और उसने काई से पूछा कि क्या सच में जस्टिन की सोल डॉल में नहीं है, जिस पर काई ने कंफर्म किया। काई ने सच बताया। शेनियोस ने काउंटेस से जो कहा वह सब झूठ था। शुरू से ही काई ने डॉल को केवल रोने के लिए डिजाइन किया था और पूरी योजना सिर्फ एक ट्रिक थी, फ्राइटेंड काउंटेस का इस्तेमाल करके जस्टिन का बॉडी ढूंढने के लिए। उसी क्षण जस्टिन प्रकट हुआ। क्लिफ ने उदास होकर कहा कि अब वह निश्चित है कि यह सिर्फ डॉल था, क्योंकि रियल जस्टिन हमेशा उसे स्माइल करता था, लेकिन अब वह स्माइल नहीं कर रहा था। क्लिफ ने जस्टिन से अपोलोजाइज किया, कहते हुए कि अगर वह वाइजर होता तो शायद परिवार के कॉन्फ्लिक्ट को समझकर उसकी डेथ रोक सकता था। जस्टिन ने क्लिफ को हग किया और धन्यवाद कहा। क्लिफ बहुत मूव हुआ जस्टिन की आखिरी बार वॉइस सुनकर। जस्टिन की सोल ने कुछ क्षणों के लिए डॉल में निवास करने का जोखिम उठाया, केवल क्लिफ को धन्यवाद देने के लिए। इसके बाद वह शांतिपूर्वक आकाश में असेंड कर गई। काई ने महसूस किया कि जस्टिन ने अंततः शांति पाई। बाद में लेडी ईया और पेलिसन को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। जब लेडी ई एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर थी, शैना अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह उस पीस के लिए उसकी कीमत लेने आया है जो उसने उसके लिए बनाया था। अंतिम क्षणों में लेडी ईयो ने महसूस किया कि यह मेकर असाधारण था और लिविंग डॉल बनाना कोई साधारण काम नहीं था। वह चिल्लाई कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब उसके पास लेने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन शेनियोस ने सच्ची कीमत बताई, सोल। उसने समझाया कि जो लोग ईविल करते हैं
और मरते हैं वे आम तौर पर गॉड ऑफ डेथ के पास नहीं जाते और इस कारण उन्हें पेमेंट के बहाने जबरदस्ती लिया जाता है, जिससे लेडी ईए एब्सोल्यूट टेरर में रहती है। शेइनोस ने लेडी ईए की सोल कैप्चर की और फिर जाने का निर्णय लिया। बाद में काई इंपीरियल पैलेस गया ताकि वह प्रिंस ईडिथ को जस्टिन के मामले में मदद के लिए धन्यवाद दे सके। प्रिंस ने उसे एरोगेंटली रिसीव किया, टिप्पणी करते हुए कि आने में कितना समय लगा, और सीधे पूछ लिया उस चीज की सच्चाई के बारे में जो उसने इंसिडेंट के दिन देखी थी। प्रिंस के आदेश पर काई ने समझाया कि जो जस्टिन लौटा था वह सिर्फ एक डॉल था। प्रिंस सरप्राइज्ड था कि डॉल खुद कैसे मूव कर सकता था। काई ने बताया कि इसे डॉल मैजिक का उपयोग करके बनाया गया था, जैसा कि उसने उस किताब में पढ़ा था। जब प्रिंस ने डॉल मेकर के लोकेशन के बारे में पूछा, काई ने इग्नोरेंस का नाटक किया, कहते हुए कि वह किसी एक जगह नहीं रहता और वह उसके करीब नहीं था। प्रिंस ने रिग्रेट जताया कि लोगों की आमतौर पर डॉल मैजिशियंस के प्रति अच्छी राय नहीं होती, पर वह चीजों को अलग देखता है। उसने एक पुरानी कहानी का उल्लेख किया कि एक डॉल मैजिशियन ने पूरे आर्मी को एनाहिलेट कर दी और कैसे इसने उसके इंटरेस्ट और डिजायर को स्पार्क किया कि वह अगर कोई मैजिशियन पास मिले तो उसे रिक्रूट करे। काई ने विषय बदलते हुए प्रिंस से पूछा कि वह उस दिन क्राइम सीन तक कैसे पहुंचा। प्रिंस फ्लस्टर्ड हो गया क्योंकि सच यह था कि वह शुरन मैंशन जा रहा था काई से मिलने। उन्हें निकलते देखा और सीक्रेटली उनका पीछा किया, लेकिन उसकी प्राइड ने उसे एडमिट करने से रोका। इसलिए उसने अपनी पहली कहानी पर स्टिक किया और इंसिस्ट किया कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस था। काई ने उसे पिटिंग लुक दिया, समझते हुए कि वह लाई कर रहा है, और कमेंट किया कि वह लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ने में सोच से बेहतर है। प्रिंस को काई से बात करते हुए फूलिश महसूस होने लगा। प्रिंस बिविल्डर्ड था कि काई ने अपने नेचर और पर्सनैलिटी के बावजूद ऐसा क्यों किया। प्रिंस फिर काई से मेमोरी लॉस के बारे में पूछने लगा। उसने पूछा कि क्या उसे इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं है। काई ने कंफर्म किया और प्रिंस ने पूछा कि क्या वह यह जानने के लिए क्यूरियस नहीं है कि क्या हुआ। इससे पहले कि वह बताता, काई ने इंटरप्ट किया, कहते हुए कि वह उसे नहीं सुनना चाहता। उसी क्षण प्रिंसेस रेनाई प्रकट हुई और खुद इंसिडेंट की ट्रूथ बताने की पेशकश की। काई ने महसूस किया कि अब स्टोरी सुनने से बचना असंभव था। प्रिंसेस ने शॉकिंग ट्रूथ बताई। कहा जाता है कि उसने अपनी फ्री विल से बिल्डिंग से जंप किया। काई इस रेवलेशन से शॉक्ड था। बाद में प्रिंसेस अपने भाई से शिकायत कर रही थी कि सियन ने उसकी सुइसाइड अटेम्प्ट की खबर पर इंडिफरेंट रिएक्शन दिया और उसने उसकी कंपोजर तोड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन में कितना एफर्ट लगाया। प्रिंस ने उसे बताया कि उसकी एक्शंस ऐसे हैं जैसे बच्चे करते हैं, जो उस व्यक्ति को परेशान करते हैं जिसका अटेंशन वे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्रिंसेस गुस्से में आई और डिनाई किया, पर उसने कहा कि प्रिंस भी सियन पर बहुत ध्यान देता है। प्रिंस ने खुद स्वीकार किया, नफरत के बावजूद, कि वह उस मिस्टीरियस यंग मैन में बहुत इंटरेस्टेड था। प्रिंस ईडिथ और प्रिंसेस रेनाई ने सियन के बारे में बातचीत जारी रखी। प्रिंस ने माना कि सियन को लेकर उसे कुछ वरी है, बताते हुए कि वह ऐसा टाइप नहीं लगता जो सुइसाइड अटेम्प्ट करे। वह जोड़ता है कि सीन ऐसा लगता है जो अपने प्रॉब्लम्स का सामना करके उन्हें सॉल्व करता है, न कि अपनी लाइफ समाप्त करके उनसे भागता है, और रेनाई इससे सहमत हुई। प्रिंस ने उस दिन डेविलिन मैंशन में इंसिडेंट के समय सियन के गुस्से भरे एक्सप्रेशन को भी याद किया और सोचा कि वह गुस्सा क्यों था। इसी बीच काई अपने प्रेडिकेमेंट के बारे में सोच रहा था, शेनियोस पर नाराज, जिसने उसे उन प्रॉब्लम्स से भरे बॉडी में डाल दिया। भले ही उसने ओरिजिनल सायन के सुइसाइड अटेम्प्ट को इग्नोर करने का निर्णय लिया था, वह अब चिंता करने लगा कि वह कारण जो सायन को डिस्पेयर तक ले गया कहीं अभी भी मौजूद है और उसे भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने तय किया कि कम से कम वह सर्कमस्टेंसेस को समझेगा। काई अपने पिता काउंट शुरिटान के पास गया और सीधे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। काउंट सरप्राइज्ड था कि उसके बेटे को इसके बारे में पता था, लेकिन काई कूली जवाब देता है कि मैटर ये जानना है कि रीजन क्या है, यह नहीं कि वह कैसे पता चला। काई ने अनुमान लगाया कि वह दुनिया के प्रति रिजेंटमेंट से भरा व्यक्ति था। फिर उसने एक और सवाल पूछा, इंसिडेंट के बाद वह कहाँ जागा? क्या यह घर में हुआ था? काउंट ने बताया कि नहीं, घटना गे एकेडमी में हुई थी। काई ने इस नई जानकारी का एनालिसिस करना शुरू किया। पहले उसने सोचा कि साइन का इंफीरियॉरिटी और रिजेंटमेंट अपने भाई लूशियन के प्रति उसकी सुइसाइड अटेम्प्ट का कारण था, लेकिन घटना एकेडमी में होने से संकेत मिला कि कोई और कारण भी था। जब वह गार्डन में चलते हुए सोच रहा था, उसने कार्विंग की आवाज सुनी और देखा कि वही ओल्ड गार्डनर है जिसे वह पहले मिला था। काई ने देखा कि गार्डनर टायर्ड लग रहा है और जल्द ही एग्जॉस्शन से ऑलमोस्ट गिर गया। काई तुरंत उसकी मदद करने गया और गार्डनर सरप्राइज्ड हुआ यंग मास्टर सियन को देखकर। काई ने उसे शेड में रेस्ट करने की सलाह दी क्योंकि हॉट सन में काम करने से असर पड़ा था। जब काई थोड़ी देर के लिए गायब हुआ, गार्डनर ने सोचा कि वह कहाँ गया। फिर काई एक बेसिन पानी लेकर वापस आया। काई ने समर में पानी पीने के महत्व को समझाया और गार्डनर ने धन्यवाद कहा, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यंग मास्टर खुद पानी लेकर आएगा। जब काई ने गार्डनर को दिन बाकी ऑफ लेने का सुझाव दिया तो वह हेजिटेट करने लगा, कहते हुए कि लेडी जल्द लौटने वाली है।
काई ने सोचना शुरू किया कि वह लेडी कौन है और निष्कर्ष निकाला कि वह शुरिटन मैंशन की लेडी हो सकती है, जिसे उसने अब तक एक बार भी नहीं देखा। गार्डनर ने बताया कि लेडी गार्डन में बहुत इंटरेस्ट लेती है और हमेशा चाहती है कि यह अलग और नया दिखे, इसलिए हर सीजन में नया गार्डन कंप्लीट करना जरूरी होता है, जिससे गार्डनर के पास रेस्ट करने का समय नहीं रहता। गार्डनर ने आगे हरी करके अश्योरेंस दिया कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेडी रिफाइंड है, समस्या गार्डनर की शॉर्टकमिंग्स में है। काई ने सोचा कि गार्डन्स नेचुरली सीजन्स के अनुसार बदलते हैं और केवल आर्टिफिशियल शोवी बदलाव की इच्छा एक अजीब टेस्ट है। उसने निष्कर्ष निकाला कि भले ही उसने लेडी से नहीं मिला, वह उसके पर्सनैलिटी टाइप को गेस कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को टॉर्मेंट करने के तरीके से। उस समय मेड अर्जेंटली काई को बुलाती हुई आई। मेड, पाइक, पेंटिंग और उत्सुक, काई से कहती है कि वह जल्दी लौटे क्योंकि लेडी वापस आ गई है। वास्तव में लेडी एक काउंटेस लॉन्ग डार्क ब्लू हेयर के साथ लौट चुकी थी और उसके एल्डेस्ट सन लूसियन ने उसका स्वागत किया। उसने सुपरफिशियल प्रेज के शब्द कहे। लूसियन को उसकी एक्सेलेंस की वजह से हेल्थी देखकर खुश होकर और इनडायरेक्ट जोकिंग में यह अनुमान लगाया कि उसका एल्डेस्ट सन इतनी क्वालिटीज किससे इनहेरिटेड कर सकता है। उसने खुद उत्तर दिया कि यह उसकी मातृत्व से आया होगा, जिससे लूसियन अनकंफर्टेबल हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। काउंटेस फिर सीएन की तरफ मुड़ी। एक्सीडेंट के बारे में सुनकर फर्जी कंसर्न जताया। काई जब आया, उसने उन्हें एक साथ देखा। काउंटेस काई की ओर दौड़ी, उसके हाथ पकड़े, एक्सट्रीम वरी जताई और कहा कि वह चाहती थी कि इलनेस के समय उसके पास हो। काई ने नोटिस किया कि उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस ब्लिंक में बदल गईं। काउंटेस ने काई को स्कोल्ड किया कि उसने उसे ग्रीट नहीं किया और पूछा कि क्या उसने एमनीजिया की वजह से उसे भूल गया। फिर उसने उसे ब्लेम करना शुरू किया कि उसने बिल्डिंग से जंप करना चुना, सबको वरी किया और उस लाइफ को वेस्ट करने का सोचा जो उसने उसे दी थी। लूसियन ने काउंटेस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और अपने साइकोलॉजिकल अटैक को जारी रखा। उसने काई को बताया कि उसकी रियल मदर की मृत्यु उसे जन्म देते समय हो गई थी। काई इस जानकारी से शॉक्ड था, जबकि लूसियन डेस्परेटली कोशिश कर रहा था कि वह उसकी बातें न सुने। काउंटेस ने सरप्राइज फेन करते हुए पूछा, क्या उसने यह भी भूल गया? फिर उसे हार्शली बिरेट किया कि उसने अपनी माँ को भुला दिया, जो उसकी खातिर मर गई। लूसियन समझ गया कि यह उसकी लगातार टॉर्चर की मेथड थी। काउंटेस ने अटैक जारी रखा, कहती हुई कि अब वह समझ गई कि उसने सुइसाइड क्यों चूज किया और चूंकि उसने अपनी मदर को मार दिया, इसलिए उसे और भी हार्डर जीना चाहिए ताकि उसकी माँ की लाइफ का कॉम्पेंसेशन हो सके। लूशियन ने उसका आर्म पकड़कर विनती की कि स्टेप मदर की बातों में मत फंसो और करंट सीएन अलग है। उसी क्षण काई ने सब समझ लिया। उसने फाइनली समझा ओरिजिनल सीएन के मिजरेबल जीवन का कारण। समस्या लूसियन में नहीं थी, बल्कि एक महिला के प्रेजेंस में थी जो लगातार उसके वुंड्स में डिगिंग करती रही। काई ने अपनी स्टेप मदर का सामना काम होकर किया और अश्योर्ड किया कि उसकी बायोलॉजिकल मदर की मौत उसका फॉल्ट नहीं। काउंटेस इस जवाब से शॉक्ड हुई। काई ने आगे समझाया कि डेथ एक फेट है जिसे गॉड ऑफ डेथ तय करता है और ह्यूमंस को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी माँ की मौत उसके कारण नहीं हुई। काउंटेस एनरेज्ड हुई क्योंकि वह अकस्टम्ड नहीं थी कि सीएन इस तरह से उससे बोलें। पहले वह ऐसे वर्ड्स सुनते ही पेन में क्राइंग करके भाग जाता था। काउंटेस ने टैक्टिक चेंज की, हैप्पीनेस फेन करते हुए कहा कि उसकी डिसीज्ड मदर खुश होगी कि वह ऐसा सोचता है और उसके लिए मरने पर उसे रिग्रेट नहीं होगा। काई ने सहमति दी। फिर एक ऑकवर्ड सवाल पूछा, अगर उसे अपनी लाइफ और अपने बेटे की लाइफ में चूज करना पड़े तो वह किसे चुनेगी? काउंटेस फ्लस्टर्ड होकर बोली कि वह अपने बेटे को चुनेगी, जिस पर काई ने रिप्लाई किया कि उसकी रियल मदर भी यही करती। काउंटेस ने समझ लिया कि सीएन अब वह फ्रैजाइल बॉय नहीं रहा और उसकी मेमोरी लॉस ने पर्सनैलिटी पूरी बदल दी थी। उसी समय लूसियन शेयर जॉय में लाफ करने लगा। जब उसकी मदर ने पूछा कि वह क्यों हंस रहा है, उसने अपोलोजाइज किया, बताते हुए कि जो सीएन ने कहा वह सुनना चाहता था, इसलिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस में हंसा। काउंटेस इससे और एंग्री हुई और लूसियन को स्कोल्ड किया। दोनों भाइयों को मॉक करने का आरोप लगाया और फादर को बताने की धमकी दी। अपनी रेपुटेशन सर्वेंट्स के सामने शेकन देख काउंटेस ने अनाउंस किया कि वह टायर्ड है और रूम में विथड्रॉ करेगी, लेकिन उसने काई से रिवेंज लेने की वाव की। काउंटेस के जाने के बाद काई ने कमेंट किया कि उसने कुछ फनी नहीं कहा, लेकिन लूशियन ने उसे आश्वस्त किया कि वह हैप्पी है और यह उसके जीवन का सबसे खुशहाल दिन है। बाद में एक मीटिंग में अपने पिता के साथ काई ने अनाउंस किया कि वह एकेडमी लौट जाएगा। काउंट शॉक्ड होकर पूछा क्यों, तो काई ने कहा कि कम से कम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। लूसियन ने उसे स्टे करने को कहा, लेकिन काई ने इंसिस्ट किया कि उसे वहां इन्वेस्टिगेट करने के मैटर्स भी हैं। काउंट ने उसकी डिसीजन को एक्सेप्ट किया, मानते हुए कि यह पहली बार था जब उसके बेटे ने खुद अपना निर्णय लिया। जब पिता ने डिपार्चर डेट पूछा, काई ने कहा कि वह अगले दिन चले जाएगा, जिससे लूसियन और शॉक्ड हुआ। काई ने डिसीजन लेने के बाद अपने भाई लूसियन को आश्वस्त किया, जिसने उसकी डिसीजन को समझा और ओवर रिएक्ट न करने के लिए कहा। अगले मॉर्निंग लूसियन ने देखा कि उसका भाई पहले ही जा चुका था, केवल एक शॉर्ट नोट छोड़ गया।
I'll be back. Don't worry. इसी समय ओल्ड गार्डनर बॉन गार्डन में काम करने गया, इग्नोरिंग डॉक्टर की एडवाइस। लेकिन पहुंचते ही वह स्टंड रह गया। जिस विशाल स्टैच्यू पर वह काम कर रहा था उसे पूरी रात में मास्टरफुली फिनिश कर दिया गया था। कई को तुरंत एहसास हुआ कि यह वही मास्टरफुल कार्विंग स्किल है जो उसने छोटी मूर्ति जोसेफ में देखी थी। वह सोचने लगा कि यह मिस्टीरियस जीनियस स्कल्प्टर कौन हो सकता है। रास्ते में काई ने महसूस किया कि उसे गूरा एकेडमी का रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं है और जो सीन उसने डिपार्चर के समय बनाया था उसके बाद वह मैंशन लौटकर गार्ड नहीं पूछ सकता। उसने सोचा कि पहले कैपिटल से बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए उसने एक पासरबाई से आउटर गेट्स का रास्ता पूछा। आदमी ने सिंपल डायरेक्शंस दी, लेकिन 1 घंटे वॉकिंग के बाद काई को लगा कि कुछ गलत है। काई ने उसी आदमी से फिर से पूछा, जिसे वही डायरेक्शंस दोहराने पड़े। काई ने थैंक्स कहा और आगे बढ़ा, लेकिन लंबी वॉकिंग के बाद भी कहीं नहीं पहुंचा। उसने किसी और से रास्ता पूछा और देखा कि यह वही ब्लू हेयर्ड आदमी था। तीसरी बार काई ने फाइनली समझा कि वह सर्कल्स में घूम रहा था। उस युवक ने सार्कास्टिकली कहा कि उसने कभी किसी को आउटर गेट्स ढूंढने में इतना स्ट्रगल करते नहीं देखा। उसने पिटी में काई को खुद वहां ले जाने का निर्णय लिया। काई को तब पता चला कि गेट हमेशा बहुत नजदीक था। जब युवक ने सुना कि काई का डेस्टिनेशन जीए एकेडमी है, वह हैरान हुआ कि इतनी पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन वाला कोई वहां कैसे पहुंच सकता है। काई ने गुड बाय कहा, फिर भी वह फिर से गलत रास्ते पर गया। युवक ने उसे रोकते हुए कहा कि सिंस वह भी उसी दिशा में जा रहा है, वह उसे एकेडमी तक अकम्पनी करेगा। इस एक्सेसिव काइंडनेस ने काई की सस्पिशन बढ़ा दी और उसने कहा कि वह बिना कारण इतनी जेनरोसिटी एक्सेप्ट नहीं करता। ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने काई को फिर रोका, हॉर्स की रेन पकड़कर कहा कि चूंकि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, वह साथ जाएगा। काई ने समझा कि युवक उसे गाइड कर रहा है बिना एडमिट किए, और उसने फॉलो करने का निर्णय लिया क्योंकि वह पूरी तरह लॉस्ट था। वे दोनों हॉर्सबैक कंप्लीट साइलेंस में आगे बढ़े। युवक ने सोचा कि काई उसे ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी वह हेल्प कर रहा है और उसे गाइड करने वालों को अनॉय करने की स्पेशल टैलेंट है। उसने सोचा कि क्यों वह उसे हेल्प करता है जबकि वह अनॉइंग है। अंत में उसने कंक्लूड किया कि यह इसलिए कर रहा है क्योंकि काई इतना वीक और हेल्पलेस लगता है कि वह डरता है कि उसे अकेला छोड़ने पर वह कहीं और कॉन्टिनेंट में खो सकता है। युवक ने अपने चाइल्डहुड एनकाउंटर को याद किया, फिर भी उसे काई का सेल्फ कॉन्फिडेंस और डायरेक्ट एटीट्यूड इंटरेस्टिंग लगा। जब वे एक इन पहुंचे, इनकीपर टीना ने स्वागत किया और पूछा कि क्या वे एक रूम चाहते हैं। दोनों ने जल्दी से असर्ट किया कि वे साथ नहीं हैं। काई ने सेपरेट रूम्स, मील्स और बाथ वाटर रिक्वेस्ट किया। टीना ने बताया कि वह तैयार हो रही है। कमरे दिखाने के बाद वह फूड तैयार करने लगी। उसी समय ट्रबलसम मैन आए और टीना को खोजने लगे, कमोशन करने लगे। टीना छिपने लगी क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि उन्हें रोकना है। ब्लू हेयर्ड यंग मैन और काई उसके पीछे आए और प्रिटेंड करते हुए कि वे हंग्री हैं, टीना का ध्यान हटाया। टीना ने फूड तैयार करना शुरू किया और ट्रबलसम मैन खुश हुए कि वह फाइनली सामने आई। टीना ने काई और यंग मैन से अपोलोजाइज किया और कहा कि लिमिटेड स्पेस है, वे एक टेबल शेयर करें, लेकिन एक ट्रबलसम मैन ने उसे वायलेंटली पकड़ लिया। टीना ने कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन वह उसे हैरास करता रहा। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असेलेंट ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। फिर असेलेंट ने टीना को फिर से पकड़ लिया और वह मदद के लिए चिल्लाई। ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने ब्रॉल में इंटरवीन किया। असेलेंट का रिस्ट पकड़कर कामली कहा कि लड़की को छोड़ दे ताकि वह अपना खाना खा सके। असेलेंट ने सोचा कि यह युवक डेथ विश मांग रहा है और चूंकि वह फाइट चाहता था, उसने इसे एक्सेप्ट किया। काई का कोल्ड कमेंट कि असेलेंट फाइट का आनंद नहीं लेगा ने उसे कंफ्यूज कर दिया। यंग मैन ने असेलेंट को पकड़ते हुए कहा कि वह ट्रबल नहीं ढूंढता, लेकिन उससे नहीं भागता। फिर उसने अपने हाथ में जबरदस्त शक्ति लगाई और असेलेंट को दर्द में चिल्लाते देखा। उसके साथियों को इस अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ से शॉक लगा। जैसे ही एक ने पीछे से हमला किया, युवक ने स्किलफुली डैगर निकालकर अटैकर का हाथ काट दिया और चेतावनी दी कि खुश हो कि यह उसका राइट हैंड नहीं था। उस समय असालंट ने पहचान लिया कि यह ब्लू हेयर्ड युवक कौन है। जीरन, ब्लैक मर्सनरी गिल्ड का लेजेंडरी एस क्लास मर्सनरी, जिसकी स्पीड और 2 स्मॉल डैगर्स की कला के लिए डर माना जाता है। उसके फ्रेंडली अपीयरेंस के बावजूद वह क्रूअल्टी और रूथलेसनेस के लिए मशहूर था। असलांट ने समझ लिया कि उसने रॉन्ग पर्सन को एंटेगनाइज कर लिया है। डेस्परेट होकर उसने सीधे हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन वह जीरन के पास से गुजरते ही पीछे से काई को देखा, जिसने उसकी गर्दन पर नाइफ रख दी। जीरन ने अभी तक यह नहीं समझा कि अटैकर का केवल उद्देश्य हॉस्टेज लेना था। कंफ्यूजन में अटैकर ने काई को पकड़ लिया और हॉस्टेज बना लिया, लेकिन काई बिल्कुल काल्मली अटैकर से अजीब सवाल पूछता है कि हॉस्टेज लेने में क्या हमेशा महिलाओं या एल्डरली को चुना जाता है। उसने फिर पूछा कि उसने उसे क्यों चुना, क्या वह लड़की से कमजोर लग रहा था। किडनैपर इस बिजार सवाल से स्टन्ड हो गया और चुप रहने का आदेश दी। काई ने बताया कि उसे इस सिचुएशन का कोई एंजॉयमेंट नहीं है और सबसे नफरत वाली चीज है किसी का हल्का टच।
काई ने बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का यूज कर अटैकर को अनबेरेबल पेन में डाल दिया, जिससे वह वेपन गिराकर जमीन पर लौटने लगा। जीरन खुद शॉक हुआ कि इतनी सिंपल प्रेशर से इतना पेन हो सकता है। काई ने समझाया कि ह्यूमन बॉडी में वीक पॉइंट्स होते हैं जो हल्के टच से फेटल हो सकते हैं, और चेतावनी दी कि अगली बार अपने हॉस्टेजेस को सावधानी से चुने। टीना इस हैंडसम दिखने वाले युवक की इंस्टेंटेनियस जीत देखकर अमेज्ड रही। जीरन ने बाकी असालांट्स की ओर देखा और पूछा कि क्या वे और चाहते हैं। काई और गिरोन ने उन्हें आसानी से हराया, और काई कूली पूछा कि क्या वे और चाहते हैं या अब चले जाएं। मैन डर के मारे भाग गए और डिस्टर्बेंस के लिए अपोलोजाइज किया। काई टेबल पर बैठा। जीरन इम्प्रेस था कि वह केवल क्वाइट और स्टबन यंग मास्टर नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। काई ने बताया कि उन्हें साथ नहीं बैठने की जरूरत है क्योंकि वे ट्रैवल कंपेनियंस नहीं हैं, लेकिन जीरन ने इंसिस्ट किया कि वे साथ खाएं क्योंकि वह लोनली महसूस कर रहा था। काई रिलक्टेंटली अग्री हुआ, मानते हुए कि जीरोन ने उसे सुरक्षित यहाँ पहुंचाया। बैठते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि वे एक दूसरे के नाम नहीं जानते। ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने अपने आप को जीरोन बताया और काई ने कहा कि वह सियन है। फिर उन्होंने हाथ मिलाया।